हाँ जी, अकाउंट्स वालों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हेयर आई हैव कम विद अनदर वीडियो एंड लेट मी शो यू द सीक्वेंस ऑफ लेक्चर। ठीक है भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और अच्छी ही चलनी चाहिए। जो अकाउंटिंग की सीरीज़ में लेकर आया हूँ, आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो भाई हमने क्या क्या कर लिया था इसमें, पार्ट 1 2 3 4 से लेके हमने पूरा पार्ट कौन सा कर लिया था हमने सर। पार्ट जो चल रहा था, ये चल रहा था हमारा पार्ट 14 तक हमने कर लिया था सर पार्ट 9 10 11 एंड 12, दीज 4 पार्ट्स आर बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ शेयर्स। भाई 4 पार्ट जो हैं, ये तो मैंने शेयर्स के कॉन्सेप्ट करवाए इसमें। फिर पार्ट 13 और पार्ट 14 में हमने शेयर्स के क्वेश्चन करे। एंड इन दिस वीडियो, और वी कैन से इन दिस पार्ट नंबर 15, ठीक है, तो ये होगा पार्ट नंबर 15। इस पार्ट नंबर 15 में हम डिवेंचर के कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। तो मैंने एक इसको अमेंड करते हैं थोड़ा सा। पार्ट नंबर 15 और पहले मैंने सोचा था कि जो डिवेंचर वाला टॉपिक है उसको हम 2 पार्ट में करके लेंगे, यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में करके लेंगे। बट आई थिंक 2 पार्ट में करना फालतू वीडियो को लेंदी करना जैसा है। तो पार्ट 15 यानी इन ओनली इन दिस वीडियो, सिर्फ इस वीडियो में ही हम जो हमारा डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट है सारा ख़त्म कर देंगे। एंड जो अगला पार्ट होगा, मतलब जो पार्ट 16 होगा, उसमें हम डिवेंचर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 16 को करने के बाद जो होगा, 2 वीडियो अगली और आएंगी, मतलब वो खैर पार्ट में नहीं होंगी। नेक्स्ट 2 वीडियो जो होंगी पार्ट 16 के बाद, आप देखना जो नेक्स्ट 2 वीडियोस मैं डालूंगा वो होंगी जो सैम्पल पेपर आ रखा है इस समय का। जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ा है हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो में सॉल्व करेंगे अच्छे से, ताकि हमको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, ब्रॉड व्यू मिल जाएगा किस चीज़ का सर, दैट हाउ टू टैकल विद द क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके का हमारा अगला कुछ स्केड्यूल होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 वीडियो के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्टनरशिप। ठीक है सर, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवेंचर को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया था, शेयर्स वाला हमारा खत्म है, क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं। तो ये देखो, अब ध्यान से सुनना, हम कौन कौन से टॉपिक में पहले बता दूं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। मैं पहले बता दूं, आप लोगों ने अगर शेयर्स वाला चैप्टर अच्छे से समझ रखा है, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ शेयर्स वेरी वेरी वेरी, वी कैन से वेरी इन अ वेरी गुड मैनर, अगर आपने अच्छे से समझ रखा है, यू हैव गॉट क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट चैप्टर, देन इशू ऑफ डिवेंचर बोलूँ या डिवेंचर चैप्टर है, वो आपके लिए मैं कहता हूँ बहुत बेसिक है, काफ़ी छोटा और काफ़ी इजी चैप्टर है। पहले बता दूँ, इशू ऑफ डिवेंचर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ऑब्वियसली पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ताकि एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। और देखो, डिवेंचर अगर मैं बताऊं तो जैसे हमारा शेयर कैपिटल था, यानी शेयर्स वाला चैप्टर, तो उसमें जो शेयर कैपिटल था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। तो वो तो एक कैपिटल का पार्ट हो गया, मतलब इक्विटी का पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन डिवेंचर की अगर मैं बात करूं तो डिवेंचर एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। क्या बोला मैंने? ये एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। और कौन सी लाइबिलिटी होती है? ये होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और ये आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके का लोन होता है। सर लोन होता है? हाँ जी, बिल्कुल लोन होता है। मैंने आपको जब मैं शेयर्स चैप्टर शुरू करवा रहा था तब मैंने बताया था कि कंपनी अगर अपना बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो सबसे जो बेसिक मैं बोलूँ प्रॉब्लम आती है, वो किस चीज़ की आती है सर? दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। और उस कैपिटल रिक्वायरमेंट के मैंने आपको काफ़ी सारे सोल्यूशंस बताए थे। तो उसमें से एक सोल्यूशन तो था सर बैंक से लोन उठा लो, ठीक है, दूसरा पब्लिक से लोन उठा लो, और तीसरा था पब्लिक को ओनर बना दो। तो पब्लिक को ओनर बनाने वाला तो हमने शेयर्स में पढ़ लिया, उसको शेयर्स बोलते हैं। अच्छा सर, बैंक वाला जो है वो भी मैं इसी के अंदर बता दूंगा कि बैंक वाला क्या होता है, क्योंकि एक बैंक से पैसा उठाना मतलब एक तरीके का लोन ही होता है, लोन होता है। अच्छा, अगला पब्लिक से लोन उठाने का मतलब होता है इस समय कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई बैंक वगैरह आपको लोन नहीं दे रहा है। आपको कौन लोन दे रहा है? आपको पब्लिक लोन दे रही है। और किस तरीके से लोन दे रही है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स की भाषा में ही, तो मैंने आपको नॉर्मल हिंदी में समझा दिया। अकाउंट्स की भाषा में पब्लिक से लोन उठाने को बोला जाता है भाई इशू ऑफ डिवेंचर्स। बोलो बोलो, रिपीट करो, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो
शेयर्स के केस में जैसे पार और प्रीमियम का ही कॉन्सेप्ट आता है, बिल्कुल आता है ना। लॉ तो यही बोलता है पार और प्रीमियम इशू कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ डिवेंचर वी कैन इशू डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम एज वेल एज एट डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसमें आएगा इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑब्वियसली अदर देन कैश भी इसमें आता है। इसमें एक और आता है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, इसको पढ़ेंगे। अगला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब ये शेयर्स में क्यों नहीं आया सर? क्योंकि शेयर्स में तो इंटरेस्ट होता नहीं है, शेयर्स में डिविडेंड होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देखी होगी, चारों शेयर्स की वीडियोस, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर। काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको समझ पा रहे होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑब्वियसली बात है, लोन है ना, तो कंपनी ने लोन लिया तो इन रिटर्न क्या देगी वो? सर इंटरेस्ट देगी ऑब्वियसली, तो इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आएगा। अगला कॉन्सेप्ट आएगा राइट ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। थोड़ा इसको भी हम समझेंगे क्या होता है। और लास्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ डिवेंचर वाइल कंसिडरिंग कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको थोड़ा हम समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है जी। कंपनीज अकाउंट्स में या बोलो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आपके पास एक चैप्टर और होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। हालांकि वो सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो रखा है, आईसीएसई में है वो, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कॉन्सेप्ट होता है वो। तो वो हमको तभी पढ़ना होता है जब हम शेयर्स वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से जब हम समझ लेते हैं, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपका होता है। हो सकता है शायद से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के साथ साथ उसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ही मुझे लगा प्रेफरेंस भी होगा, बट ठीक है, उसमें आप सीबीएसई बुक में तो होगा शायद ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट है, बट ऑब्वियसली सिलेबस से डिलीट हो रखा है। तो आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। अब सुनना ध्यान से क्या होता है क्या नहीं होता है। सुनो, ये एग्जांपल है, बेस्ट तरीके से समझना। दिस इज अ कंपनी ए, मान लो ये ए लिमिटेड है और कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस। तो ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम उसके सामने आएगी सर? कैपिटल रिक्वायरमेंट की। अच्छा, तो उसके मैंने आपको सोल्यूशन बताए थे। तो इन दिस चैप्टर आई एम गोना क्लियर द सोल्यूशन, दैट इज पब्लिक से लोन लेती है। अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसको बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर होता क्या है? ये कंपनी है, ये क्या करेगी? ये जनरल पब्लिक है, ये क्या है आपकी जनरल पब्लिक है। तो कंपनी इनको एक पीस ऑफ पेपर देगी, ठीक है सर। उस पीस ऑफ पेपर में लिखा होगा कंपनी ने कि हमने कि इसमें लिखा होगा, वैसे अगर मैं हिंदी बोलूँ, उसमें लिखा होगा, कंपनी ये लिखेगी, कंपनी ये बोलेगी कि हम कंपनी ये एक्सेप्ट करती है कि कंपनी ने इस व्यक्ति से, मान के चलो XYZ है, 3 इंसान है, ठीक है, कोई देयर आर 3 पीपल्स पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा, ठीक है। तो देयर आर 3 पीपल XYZ, ओके, एंड कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम दिस पीपल्स एंड इन रिटर्न ऑफ दैट कंपनी क्या देगी उनको? कुछ ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो कंपनी देखो एक पीस ऑफ पेपर दे दी। अब ध्यान से सुनना, उसमें कंपनी क्या लिखती है? कंपनी उस पीस ऑफ पेपर में ये लिख के देती है, मैं पहले हिंदी में बताता हूँ आपको बेसिक लैंग्वेज में कि समझ में आ गया कि उस कागज़ के टुकड़े में, पीस ऑफ पेपर में लिखा क्या होता है। उसमें लिखा होता है कि कंपनी ये एक्सेप्ट करती है, कंपनी ये मानती है कि कंपनी ने, मान के चलो, XYZ से फलाना अमाउंट का पैसा लिया है, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद कंपनी उसमें ये भी लिखती है कि हमने इतने इंटरेस्ट रेट में लिया है और हम इसको इतनी तारीख को लौटा देंगे। आई बात समझ में? तो ये इसमें लिखा होता है, ठीक है सर। और नीचे कंपनी अपनी कॉमन सील लगाती है, साइन वाइन मार के दे देती है। इसको क्या बोला जाता है? इस पीस ऑफ पेपर को बोला जाता है डिवेंचर सर्टिफिकेट। क्या बोला जाता है सर? बोले, रिपीट करिए, डिवेंचर सर्टिफिकेट। सेम वही जैसे शेयर्स में हमने पढ़ा था ना, उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट या स्टॉक सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट या स्टॉक सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जैसे आपको याद आ रहा होगा, शेयर्स में अगर बंदे का नाम लिखा हुआ है, मतलब जिससे तुमने पैसा, जिसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, अगर उसका नाम लिख रखा है, तो अगर नाम लिख रखा है आपका स्टॉक सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट में, तो उसे क्या बोला जाता था? याद करो सर, उसे बोला जाता था शेयर सर्टिफिकेट। हाँ जी बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर उसका नाम नहीं होता है, मतलब शेयर होल्डर का नाम नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं शेयर वारंट, ठीक है। डिवेंचर होल्डर के केस में जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर नहीं, दे आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर डिवेंचर होल्डर्स। और सेम वही मैं बता दूं, अगर डिवेंचर सर्टिफिकेट में डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ है, देखो मैं टिक मार रहा हूँ, मतलब नाम अगर लिखा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर, कि भाई उस बंदे का नाम यहाँ पे रजिस्टर हो रखा है, तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। और अगर डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है, मैं क्रॉस मार रहा हूँ यहाँ पे, अगर नहीं लिखा होता है नाम, मेरा नाम अगर नहीं लिखा होता है, तो उसे बोला जाता है बियरर डिवेंचर, BEARE, और उसे बोला जाता है बियरर डिवेंचर। पहले पढ़ी बात, तो ये होता है एकदम बेसिक। अब ये स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक में बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो क्या होता है। डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, यानी प्रूफ ऑफ अ डेट टेकन बाय अ कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द
सील ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने भाई, डिवेंचर एक रिटर्न, ऑब्वियस बात है, सब रिटर्न होता है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है डेट का, कि किसने लिया है, कंपनी ने लोगों से डेट लिया है, तो वो उस डिवेंचर उस चीज़ का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मतलब रिटर्न प्रूफ होता है। ठीक है, अब ये कंपनी करती है अपनी कॉमन सील के अंदर। ठीक है सर, अच्छा अब जो डिवेंचर होते हैं उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये समझाओ सर। सबसे पहला, इट इज़ एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली बात है, प्रूफ होता है ये। अच्छा, इट इज़ इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी, हाँ बिल्कुल, ओके। अगला, इट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ पर्टिकुलर डेट। इसमें ये लिखा होता है कि जितना पैसा कंपनी ने लिया है ना, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, भाई मैथ्स में तुमने सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़ा होगा ना, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको मैथ बहुत अच्छे से ना आती हो कोई बात नहीं, बट जो बेसिक्स है, रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, अर्थमेटिक हो गया, और मैं बोलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये आपको अच्छे से आता है देन आपके लिए काफ़ी चीज़ें अकाउंट्स में और आगे चल के भी काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ठीक है भाई, चलिए जी। तो तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है, ऑब्वियसली बात है, उससे पहले कंपनी का और शेयर जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका एग्रीमेंट होता है। खैर एग्रीमेंट अगर नहीं भी हुआ ना, तो कंपनी जो डिवेंचर्स इशू करती है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, टर्म्स एंड एग्रीमेंट लिखी होती है। लिखी क्या होती है, वो लिखी होती है कि उसमें सब कुछ लिखा होता है, इंटरेस्ट कितना होगा, और कंपनी जो प्रिंसिपल सम जो जितना पैसा ले रही है कंपनी उसका पर्टिकुलर डेट में लौटाएगी, तो ये लिखा होता है। अगला, डिवेंचर्स मेच्योरिटी कैन बी मोर देन 10 ईयर, ऑब्वियसली बात है, इसमें लिखा रखा है कि कंपनी, क्या बोला मैंने, जो कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है मतलब पब्लिक से लोन लेती है, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल तक ही हो सकता है, नहीं नहीं, कंपनी इसको 10 से ज़्यादा साल यानी मोर देन 10 ईयर्स के लिए भी ले सकती है। मान के चलो कंपनी ने 2025 में कंपनी ने अगर एक लोन लिया, पब्लिक से लोन लिया, मतलब डिवेंचर इशू करे, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 साल 2 साल या 5 साल बाद ही वो कंपनी पे करेगी, नहीं, इट कैन बी मोर देन 10 ईयर्स, वो 10 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है सर, पल्ले पड़ी बात, 10 साल ज़्यादा हो सकता है, ओके। पर आगे देखना, आगे एक है कि बट अ कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन इशू डिवेंचर फॉर मोर देन 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पहले पड़ गई बात कि वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, मतलब वो कंपनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाईवे या डैम्स वगैरह बनाती हैं, तो डिवेंचर तो कोई भी इशू कर सकता है, बट हालांकि वो देखो 10 साल से ज़्यादा के लिए कर सकता है, बट मैक्स टू मैक्स वो 30 ईयर्स हो सकती है, 30 ईयर्स से ऊपर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी ईयर्स तक चलते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल खिंच जाते हैं, वो कोई 30 साल तक खिंच जाता है, लेकिन स्टिल कंपनी जो है 30 साल से ज़्यादा के लिए डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। ठीक है सर, पल्ले पड़ी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला, इट कैन बी सिक्योर्ड बाई चार्ज ऑन एसेट ऑफ डिवेंचर, और सॉरी एसेट ऑफ अ कंपनी। अब होता क्या है, जो डिवेंचर्स होते हैं ये काफ़ी तरीके के होते हैं, तो टाइप्स में बताऊँगा मैं, बस इतना याद रखो इस लाइन से, जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? सिक्योर्ड होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर, टाइप्स कौन कौन से हैं, तो देखो टाइप्स का आपको नाम पता होना चाहिए, इसके अंदर डीपली पूछने को नहीं आता है, बट हाँ गलती से अगर आ गया तो एक बार आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, और नाम से ही सबको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होता है सिक्योर्ड डिवेंचर, ये इसको बोलते हैं मॉर्गेज। सिक्योर्ड का डिवेंचर का मतलब होता है कि आपने उन डिवेंचर के बदले, अभी लोन है ना, एक तरीके से क्या है ये, खुद सोचो, लोन है, तो लोन सिक्योर्ड का माना जाता है जब उसके अगेंस्ट आप कोई एसेट रख दो। तो बस अगर आप डिवेंचर होल्डर के साथ साथ कुछ दूसरा एसेट भी अगर अपना गिरवी रख रहे हो, अपना ऑफिस रख रहे हो, अपना प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर है, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड। और अगर नहीं रख रहे हो उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड, इसका तो नाम होता है नेक्ड, NAKED। अगला है कन्वर्टेबल। भाई कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि जब डिवेंचर का टाइम आता है मेच्योर होने का, एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी, पहले से एग्रीमेंट हुआ रहता है ये कि मेच्योरिटी के टाइम पे जो इंटरेस्ट है, सॉरी जो डिवेंचर्स हैं वो आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, डिवेंचर्स आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि मेच्योरिटी के टाइम पे डिवेंचर्स आपके शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। याद रखना, मैंने बोला डिवेंचर जो हैं वो हो सकते हैं शेयर्स में कन्वर्ट, बट इसका वाइसा वर्सा पॉसिबल नहीं है, मतलब जो शेयर्स हैं वो नहीं हो सकते हैं डिवेंचर में कन्वर्ट, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स वेदर इट इज इक्विटी और प्रेफरेंस, बट वाइसा वर्सा इज नॉट पॉसिबल। आए बस समझ में, मतलब शेयर्स आपका डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, मैंने अभी बताया, अगर डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ है डिवेंचर सर्टिफिकेट में तो उसे बोलेंगे रजिस्टर्ड, अगर नाम नहीं लिखा है तो उसे बोलेंगे बियरर। अगला होता है रिडीमेबल डिवेंचर्स, तो 99% केस में जो कंपनी इशू करती है वो रिडीमेबल ही करती है। रिडीमेबल का मतलब होता है कि कंपनी जो
लोन लिया है डिबेंचर इशू करके, कंपनी को वो लोन वापस भी लौटाना होता है। तो जब कंपनी वापस लौटाती है ना भाई, तो जब कंपनी वापस लौटाती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पैसा देती है पब्लिक को, क्योंकि लोन लिया है तो पैसा देगी पब्लिक को इंटरेस्ट के साथ, और जो डिबेंचर कंपनी ने पब्लिक को दिए हैं वो डिबेंचर पब्लिक से कंपनी वापस अपने पास ले लेती है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। तो ऑब्वियसली ये आपका 10 साल 20 साल हो सकते हैं, बट मैंने अभी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रोजेक्ट वाली कंपनी 30 साल से ऊपर के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। और अगला होता है लास्ट, इररिडीमेबल और परपेचुअल। यार इसको ना मैं एक बॉक्स में बंद करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन CBSE में एक बार बोर्ड के एग्जाम में आया है कि बताओ, 1 मार्क्स का आया था हालांकि, कि इररिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है परपेचुअल, PERPETUL, परपेचुअल डिबेंचर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो डिबेंचर्स हैं, क्या बोला मैंने, डिबेंचर्स हैं, वो इररिडीमेबल का मतलब होता है जब तक कंपनी जिंदा है। कंपनी भाई 100 200 300 400 साल तक जिंदा रह सकती है भाई, कंपनी तो मरती नहीं है ना। तो जब तक कंपनी जिंदा है, मतलब जब तक कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप या बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको डिबेंचर्स को रीपे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो फिक्स्ड होता है, इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है। मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल के केस में, शेयर्स के केस में डिविडेंड आप तभी दे सकते हो जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ना। मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट आता है उसमें से आप पहले अपना कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करते हो। कंपनी जो होती है वो इनकम टैक्स नहीं, वो कॉर्पोरेट टैक्स देती है, और इंडिविजुअल जो होते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं। आई बात समझ में? तो टैक्स वैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है, उस पैसे से कंपनी अपना डिविडेंड देती है भाई, देती है ना। बाई चांस कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है उतने, तो ऑब्वियसली बात है डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर जो होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको देना होता है। आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इंटरेस्ट देना होता है। पहले पढ़ी बात, ठीक है। तो इररिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं? इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर्स जो आपको पे कब करने होते हैं, विच आर टू बी पेड ओनली एट अ टाइम ऑफ लिक्विडेशन और अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मतलब जब तक कंपनी है, यू डोंट हैव टू पे amount of debenture issued or a loan taken by the company during the life span of a company। जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपको जो लोन है उसका पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट जो प्रिंसिपल मेन अमाउंट है वो आपको देना नहीं है। कब तक नहीं देना? जब तक कंपनी मर नहीं जाती। जब तक अब जिस दिन मान के चलो कंपनी लिक्विडेट हो गई, उस दिन आपको देना पड़ेगा। पहले पड़ गई बात? तो ये आया था क्वेश्चन। अच्छा, अगला अगर मैं बात करूँ तो देखो जी, हमने बेसिक जो था डिवेंचर्स का वो खत्म हो गया। अब एक छोटा सा है बॉन्ड्स। क्या होता है बॉन्ड? आपने बहुत सुना होगा, बॉन्ड 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 क्या होता है। तो भाई बॉन्ड सेम होता है डिवेंचर्स की तरह। मैं बोलता हूँ बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिवेंचर का छोटा भाई की तरह समझो उसको, ठीक है। पुराने टाइम में ना, पुराने मतलब बहुत पुराने नहीं, मतलब मैं कह सकता हूँ 90s से पहले या 1990s के आसपास बॉन्ड जो थे, इट हैड बीन इशूड बाई गवर्नमेंट, बट नाउ अडेज वेरियस सेमी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन इशू बॉन्ड। देखो पहले तो जो काम डिवेंचर का होता है ना, सेम वही काम आपका किसका होता है? किसका होता है भाई? वही काम बॉन्ड का होता है। बट डिवेंचर इशू करती है कंपनियाँ। खैर डिवेंचर तो कोई भी इशू कर सकता है, बट मेनली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंपनियाँ इशू करती है। बट बॉन्ड जो होती है वो मैं अगर देखूँ तो कंपनियाँ करती हैं इशू, बट कंपनी मेनली डिवेंचर की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहता है। तो कंपनी जो इशू करती है वो करती है डिवेंचर्स को इशू। बट कंपनी के अलावा जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह हैं आपके, या आपके कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो करती हैं बॉन्ड को इशू। मतलब कंपनी के अलावा जो भी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, वो सब बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो दोनों में थिन लाइन का डिफरेंस ये वाला जो लिख रखा है मैंने, थिन लाइन का डिफरेंस ये है कि डिवेंचर में जो इंटरेस्ट रेट होता है, देखो ऑब्वियसली बात दोनों का काम एक ही है, तो दोनों में इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, बिल्कुल सर इंटरेस्ट होगा। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स, बट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो वरी कर सकता है, मतलब वो ऊपर नीचे हो सकता है। और जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट वरी करता है यानी चेंज हो सकता है, डिफर हो सकता है, तो उसको बोला जाता है तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब कभी कभी इनका नाम ये होता है, मतलब मैं अगर ईजी भाषा में समझाऊँ, इसमें तो भाई डिवेंचर तो आपको पता है एकदम इंटरेस्ट रेट जो है आपको देना पड़ेगा। बॉन्ड में आपका रेट जो है वो वरी करता है। मतलब मान लो आपका इंटरेस्ट रेट 8% है, क्या है 8%, ठीक है। चलो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपका मान के चलो इंटरेस्ट रेट है 8%, तो डिवेंचर के केस में तो आपको 8% देना पड़ेगा। बट बॉन्ड के केस में तो आप चाहो तो इस 8% को डीप डिस्काउंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सर आप इसको कम कर सकते हो,
मतलब 8 कर लो, 6 कर लो, 5 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 2 कर लो, इवन 1 भी कर सकते हो। तो इन्हें बोला जाता है आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड। बट अगर आप इस 8% को घटा के 0% बॉन्ड कर दे, 0% इंटरेस्ट रेट कर देते हो, तो वो आपका 0 कूपन बॉन्ड में आता है। तो ऐसा भी हो सकता है। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब एक गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करती है ना, तो उस केस में आपका 0 कूपन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप समझ लो, इंटरेस्ट रेट में अगर फिक्स है तो डिवेंचर, और अगर जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम में दे रहे हो तो उसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट, और अगर 0% हो गया वो, उसे 0 कूपन बॉन्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए जी, ठीक। और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि शेयर्स और डिवेंचर, हमने देखो यहाँ पे मैंने डिवेंचर का पूरा बेसिक बता दिया, और शेयर्स में पिछले 4-5 वीडियो से करा ही रहा था आपको। तो टोटल तो शेयर्स की 6 वीडियो हो गई, 4 कॉन्सेप्ट वीडियो, 2 क्वेश्चन वीडियो। तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा ब्रॉड व्यू मिल गया होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है खुद से, ठीक है जी। तो हमने बेसिक तो कर लिया, ये हमने बेसिक डन कर दिया। अब हम ये 2 करेंगे कि फॉर कैश में और अदर देन कैश में डिवेंचर को इशू कैसे करा जाता है, और उसके बाद एज आ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कैसे करा जाता है। चलिए जी, तो यार देखो कॉन्सेप्ट सेम है, एंट्री आपकी सेम रहेगी, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। बट मैं बता दूं, जहाँ पे देखो शेयर्स के केस में, जहाँ पे आप लिखते थे शेयर कैपिटल, लिखते थे ना, सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाता था, आपको उसको रिप्लेस करना है परसेंटेज डिबेंचर से। बस इतना याद रखना, आपको उसको किससे रिप्लेस करना है? परसेंटेज डिबेंचर से, ठीक है सर। पहले पड़ गई बात। और याद रखना, जो शेयर्स हैं, मतलब अगर मैं शेयर्स की बात करूँ, 1 मिनट, हाँ, अगर मैं बात करूँ शेयर्स की, तो शेयर 2 तरीके से इशू हो सकते हैं ना, कैश और अदर देन कैश तो ठीक है, बट मैंने बताया था वो लमसम में भी इशू हो सकते हैं, मतलब सारा पैसा एक साथ बुला दिया कंपनी ने, और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं। भाई हो सकते हैं ना, समझने के लिए तो हमको दोनों पता होना चाहिए। 99% केस में आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो इंस्टॉलमेंट में आएंगे। सर क्यों आएंगे इंस्टॉलमेंट में? क्योंकि क्वेश्चन तभी तो लेंथी बनेगा, तो इसीलिए आपका इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट आपको पता है, मैंने बताई थी, सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, देन वी हैव अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, है ना, देन सेकेंड कॉल, एंड देन आपकी फाइनल कॉल होती है। भाई पल्ले पड़ गई बात। तो ये आपकी कॉल होती है, और सेम यही कॉल आपके डिवेंचर्स में भी होती हैं। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो डिवेंचर्स होते हैं ना भाई, वो लमसम में ही बुलाए जाते हैं हमेशा, क्योंकि लोन होता है ना, लोन तो सारा एक साथ ही आता है। इंस्टॉलमेंट के केस में नहीं होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंस्टॉलमेंट जो में डिवेंचर्स को नहीं करा जाता इशू। बट ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए आपके पास इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए जी शुरू करते हैं। ये देखो मैंने एक बेस्ट एग्जांपल ले रखा है, और यहाँ मैंने तीनों एक्सप्लेन कर रखा है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो एक ही पेज में आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये देखो क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 9% डिवेंचर। आपको 9% से कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो 9% है, ये आपका इंटरेस्ट रेट होता है। क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट होता है, ये आपका इंटरेस्ट। इससे आपको मतलब नहीं होता, इससे आपको तब मतलब होता है जब क्वेश्चन खुद से बोल दे कि आप इंटरेस्ट की एंट्री मारो। क्योंकि 99% केस में आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट में लिख देता है इग्नोर इंटरेस्ट, तो आपको उस समय इंटरेस्ट को इग्नोर करना होता है। बट ऑब्वियसली क्वेश्चन सामने से बोलेगा तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री मारनी पड़ेगी। तो वो क्या होगा वो इसके बाद बताएंगे, पहले समझो। देखो जी, आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे, ठीक है, फेस वैल्यू है 100 रुपये, 100 रुपये, प्रीमियम है 20 रुपये, डिस्काउंट है 20 रुपये। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पार वाली सिचुएशन आई, क्या बोला मैंने, पार वाली सिचुएशन आई, तो कंपनी 100 में इशू करेगी, क्योंकि फेस वैल्यू की इक्वल होती है पार। अच्छा, और अगला, अगर वो प्रीमियम में इशू करेगी तो 120 में करेगी, 100 प्लस प्रीमियम, है ना। अगर डिस्काउंट में करेगी तो सर माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 20 यानी 80। तो ये आपके हो जाएंगे इशूड वैल्यू हो जाएंगी। भाई समझ में आई बात? तभी समझ में आएगा जब शेयर्स वाला क्लियर होगा, ठीक है सर। तो ये हो गया। और मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि एप्लीकेशन में आपने 20 रुपये बुलाए, अलॉटमेंट में आपने 40 रुपये की कॉल है, आपकी 40 रुपये की कॉल है, ठीक है। तो ये पार वाला सिचुएशन हो गई, ये पार हो गई सिचुएशन। अगर मैं बोलता हूँ 20 रुपये जब प्रीमियम के टाइम में हो तो इसमें 20 रुपये ऐड करना पड़ेगा, हाँ है ना। और जब डिस्काउंट वाला टाइम आएगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपकी फेस वैल्यू है जिनमें आप इशू कर रहे हो बेसिकली। और फेस वैल्यू भी आपका, क्योंकि ये अगर मैं इसको हटाऊँ, अगर मैं पहले इसको हटाता हूँ तो ये आपका मेन आपका ये है, इसको पहले हटा दो, इसको पहले इग्नोर करो। ये रहा आपका, मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन में आपने, मतलब इन सबका टोटल कितना आना चाहिए सर? 100, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। तो 20 और 40, 60 और 40, 100 हो गए, 100 हो गए आपके। चलिए जी, पहले पार वाला समझते हैं। पहले भाई बाइफिकेशन समझ में आया, जरूरी बाइफिकेशन है। तो ये देखो, एट पार में एंट्री रहेगी। देखो पहले पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहाँ भी शेयर्स नहीं आएगा, कितना आएगा? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर उसको तुम डेबिट मारोगे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने कहा था ना परसेंटेज डिवेंचर। तो देखो कितना परसेंट है, मैंने यहाँ पर 12% लिख दिया, सॉरी। ये होगा हमारा 9% के इक्वल
12 कैसे लिख दिया मैंने, ये हो गया 9%। ठीक है भाई, तो देखो जहाँ जहाँ पे 12% है आप लोग उसको 9% कर देना। मैंने गलती से यहाँ पे बस ये और नहीं है कुछ, मैंने गलती से 12 लिख दिया। चलिए जी, तो पहली एंट्री क्लियर। मैंने कहा था ना हर कॉल की 2 एंट्री होती हैं। तो ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट। देन अगला 9%, ये ना आपका देखो ऑब्वियसली बात है, ये टेम्प्रेरी अकाउंट होता है। एप्लीकेशन आएगा ना तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल आपका टेम्प्रेरी होता है, उससे आपको खत्म करना होता है। भाई शेयर्स में सब बताया था, सब पढ़ाया था। तो अगला देखो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है एटलीस्ट, भाई होता है ना। बस अमाउंट कही जाएगी सर, अमाउंट सिंपल तो है 10,000, पार में कर रहे हो ना इशू, ये पार है तो एप्लीकेशन में कितना है 20, 10,000 × 20 2 लाख रुपए चले गई। फिर अगला अलॉटमेंट बुलाओगे तो 9% डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर वो रिसीव होगी तो बैंक टू अलॉटमेंट। ठीक है जी, चलो जी, तो अमाउंट कैसे जाएगी सर, वही 10,000 × 40 हो गया आपका 4 लाख। फिर फर्स्ट कॉल बुलाओगे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपये ने शॉर्ट में लिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है भाई, इसको कंफ्यूज मत करो, मैंने शॉर्ट में लिखा रखा है क्योंकि 2 लाख कैसे गया सर 10 × 20। और अगला भी सेम ऐसी है लास्ट कॉल, तो 9% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और आपका अमाउंट वही आएगी 10,000 × 2, 10,000 × 2, 10,000 × 20, तो आपका कितना हो जाएगा 2 लाख। अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फाइनल कॉल 2 लाख रुपए। भाई पहले पड़ी बात ये होता है पार, पार से सिंपल है, पार इज़ वेरी सिंपल। और प्रीमियम भी आपके लिए ईजी है, प्रीमियम ईजी है ना। अब ये देखो क्वेश्चन ने 20 रुपये प्रीमियम बोल रखा है, बट हमको ये नहीं पता कि हम प्रीमियम कौन सी कॉल में लें। अगर क्वेश्चन खुद से बोल दे कि एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 20 रुपये, जितना भी बोलेगा। अलॉटमेंट में तो उसमें बोलेगा क्वेश्चन, जिस कॉल में बोलेगा हमको उसमें प्रीमियम को ऐड करना पड़ेगा। बट वट इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, 99% केस में भाई क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो उस वाले केस में देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आपको अलॉटमेंट में ही प्रीमियम को ऐड करना है। तो जो 20 रुपये है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, तो 40 रुपये आपका जाएगा परसेंटेज डिबेंचर में जो फेस वैल्यू जाती है, और 20 रुपये आपका जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। भाई जाता है ना, तो बस तो पहले तो एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, और अगला 9% एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, सेम हुई 10,000 × 20 2 लाख चले गया। अगले वाले में देखो आप ड्यू मारोगे तो ड्यू की एंट्री क्या होगी सर 9% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 10,000 × 20 रुपये का आपका प्रीमियम है, 40 रुपये आपकी फेस वैल्यू है, तो ये चले गया, तो 4 लाख और 2 लाख और दोनों का टोटल ऊपर आ गया। फिर आपने बुलाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 6 लाख रुपये। थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिबेंचर्स वाला आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने शेयर्स वाला देख रखा है। समझ में आ गई बात। अगला देखो सेम फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तो 2 लाख 2 लाख आपका सेम ही जाएगा। अच्छा, क्योंकि कॉल सेम है। ये देखो जी, अगला भी सेम वही है, 9% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, फिर अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फाइनल कॉल, सेम 2 लाख। ठीक है सर, ये तो आपका पार और प्रीमियम खत्म हो गया। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो सर डिस्काउंट आपका 20 रुपये का है, तो अब ये बताओ, देखो क्वेश्चन खुद से बोल दे कि आपने कौन सी कॉल में, सेम वही प्रीमियम की तरह सेम प्रीमियम हमारा क्या होता है सर, बोल सकते हैं एक तरीके से हमारा फ़ायदा होता है, तो हमने इसको क्रेडिट कर रखा है। क्या करा हमने इसे क्रेडिट। खुद सोचो, डिस्काउंट इसका उल्टा नहीं हो गया, कंपनी ने देखो डिस्काउंट में दिया तो कंपनी का क्या है, नुकसान है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है सर, एक्सपेंसेस आर डेबिट ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। अगर कॉल खुद से बोल दे, क्वेश्चन खुद से बोल दे कॉल में कि एप्लीकेशन में डिस्काउंट है या आपका अलॉटमेंट में डिस्काउंट है, आपका फर्स्ट कॉल में डिस्काउंट है, जिसमें डिस्काउंट है आपको वहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी कॉल में करोगे, ऑब्वियसली सेम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की तरह आपको 40 में से 20 हटाना पड़ेगा डिस्काउंट के केस में। आई बात समझ में, पल्ले पड़ी बात। वैसे तुम इसको अच्छे से समझोगे क्वेश्चंस के साथ, बट अभी मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ तो आई होप काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। पल्ले पड़ गई बात। एक बात बताता हूँ, जो आपका प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है, इसकी एंट्री आप कहाँ पे करते हो, मैंने बताया था इससे, जब हम ड्यू मारते हैं। हाँ ये हो गया ना, ड्यू बोलने या समझने के लिए मैं ट्रिक बताऊं तो जो नॉन बैंक वाली एंट्री होती है सर, नॉन बैंक वाली एंट्री मतलब जहाँ पे ना आप बैंक अकाउंट को ना डेबिट कर रहे होते हो ना ही क्रेडिट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप प्रीमियम और डिस्काउंट वाली एंट्री मारते हो। प्रीमियम करोगे तो आप क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट मारोगे तो डेबिट कर दोगे। समझ में आ रही बात। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपका जो कॉल्स इन एरियर होता है, क्या होता है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। हालांकि ये जो वाला है मतलब कॉल्स इन एरियर वाला है,
इन दोनों, ये कहाँ पे होती है दोनों की एंट्री? सर दोनों की एंट्री बैंक में होती है, यानी जो बैंक वाली एंट्री होती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि जो कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री है वो बैंक वाली एंट्री में होगी, मतलब जहाँ पे आपने बैंक को या डेबिट कर रखा है या आपने बैंक को क्रेडिट कर रखा है, वहाँ पे आपकी बैंक में आता है अरियर और एडवांस। और जो बैंक वाली नहीं है, मतलब जो ड्यू वाली एंट्री है, भाई तुम एंट्री में दो चीज़ों कर रहे हो, तो ड्यू या रिसीव, ड्यू और रिसीव। तो जहाँ रिसीव होता है वहाँ बैंक आता है, तो वहाँ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस आता है। अब कॉल्स इन एरियर नुकसान है तो डेबिट करोगे, कॉल्स इन एडवांस आपका लाइबिलिटी, फायदा नहीं है वो लाइबिलिटी, तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए जी, ये खत्म हो गई, फिर समझ में आया ना भाई? तो मेन कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? प्रीमियम और प्रीमियम, देखो इसमें तो आपको कोई ऐसे कुछ खास जानने की जरूरत नहीं, सिंपल होता है पार वाला। प्रीमियम और डिस्काउंट में आपको एंट्री कहाँ मारनी है सर? जो नॉन बैंक वाली होती है, मतलब जो आप जहाँ पे आप ड्यू वाली एंट्री मारते हो, तो वहाँ पे आपको नॉन बैंक वाली में दिस और दिस, प्रीमियम और डिस्काउंट वाली मारनी है। जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस है वो बैंक वाली में होता है, ठीक है? तो ये देखो जी, एंट्री तो वही रहेगी आपकी, एंट्री में कुछ खास चेंज नहीं है। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 9% न्यूजर एप्लीकेशन, 9% न्यूजर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर हो गया, सेम 2 लाख से। इसमें थोड़ा फेरबदल है, बाकी देखो ये तो अगला, ये तो सेम है ना। ये वाला देखो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सेम, इसमें बता भी नहीं रहा, देखो सेम वही, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, देन अगला देखो सेम वही 2 लाख रुपये, फिर आपका 9% डिवेंचर फाइनल कॉल टू 9% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फाइनल कॉल, आपका 2 लाख रुपये। लेकिन जो अलॉटमेंट वाली एंट्री, उसमें पहले आपने ड्यू मारी होगी एंट्री, तो क्या है 9% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, फिर आपका क्रेडिट तो आपको पता है, क्रेडिट तो आपका 9% डिवेंचर ही होना है, क्योंकि वो बोरोइंग है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी ऑब्वियसली। बट ये देखो, आपका खर्चा है ना, डिस्काउंट में हो तो आपका खर्चा है, तो एक नुकसान आपका ये है, ये नुकसान आप डेबिट करते हो किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से करते हो। तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया? सर आपने दिया 20 रुपये का, इंटू 10,000, 2 लाख हो गया। फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? तो ऑब्वियसली बात है, फेस वैल्यू थी सर, फेस वैल्यू थी 40, तो आपने 40 की फेस वैल्यू थी, और फेस वैल्यू आपका 9% डिवेंचर में जाती है भाई, जाती है ना। तो चले गए आपके 2 लाख रुपये, सॉरी 4 लाख रुपये, हाँ 10,000 इंटू 40, 4 लाख, बचा कितना? अलॉटमेंट में आपको 2 लाख रुपये, भाई पल्ले पड़ी बात, ऑब्वियसली बात है ना। आपका जो फेस वैल्यू 40 रुपये है, 20 आपने डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना सर? 20 ही तो बचा, तो आपका अलॉटमेंट में जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये हमने इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश वाला भी खत्म कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। इसमें भी वही 3 कंडीशन आती है। अदर देन कैश मतलब ऑब्वियसली मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट दिमाग में तुम्हारा शेयर्स वाला चलना चाहिए कि इस समय कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा, कंपनी के पास कोई एसेट आ रहा है, और उस एसेट को देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो इन रिटर्न ऑफ दैट कंपनी क्या दे रही है? वेंडर को जिससे खरीदा, ये जो सेलर बोले उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसको कंपनी क्या दे रही है? डिवेंचर्स दे रही है। क्या दे रही है? डिवेंचर। ये देखो, तो पहला वही इशू डिवेंचर टू प्रमोटर्स, तो प्रमोटर में वही इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगला किसको दे रही है? अंडर राइटर्स को। तो पहले तो भाई कमीशन है, वो कंपनी उसको कमीशन देगी, तो कंपनी का खर्चा हो गया। सो अंडर राइटर, पहले ड्यू की एंट्री फिर रिसीव की एंट्री। खैर इसमें हम प्रमोटर्स वाले में ड्यू रिसीव की एंट्री नहीं मारते, एक सीधा मारते हैं जो हमारे खर्चे हुए हैं, बस खत्म बात, ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी एंट्री है हम सब में ड्यू रिसीव ही करते हैं। तो पहले आप ड्यू मारोगे, तो ड्यू की एंट्री कैसे होगी सर? अंडर राइटर कमीशन आपने डेबिट मारा, क्यों? नुकसान हो गया कंपनी को, कमीशन नुकसान हो गया। और अच्छा, टू अंडर राइटर, ये कंपनी ने इसको लाइबिलिटी बना दिया कि इस बंदे को देना है, और अगली एंट्री में लाइबिलिटी खत्म कर दी और डिवेंचर इशू करवा दिए। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। देखो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इससे आता है ज़्यादातर, और जो 3 मार्क्स का आपका आता है इकलौता क्वेश्चन, वो आपका 99% केस में इससे ही बनता है, ठीक है। इसमें भी सिंपल है। पहले देखो, मैं पहला केस है, आपने अगर सिर्फ एसेट ही एसेट लिया तो एंट्री क्या होगी सर? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अगली एंट्री में आप वेंडर को डेबिट मार दोगे, यानी लाइबिलिटी खत्म करके डिवेंचर दे दोगे। और सेम डिवेंचर 3 कंडीशंस में आप दे सकते हो। पहला पार, तो आपका ये एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और अगर प्रीमियम में दे रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू SPR, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये वाला, और अगर आप डिस्काउंट में दे रहे हो तो वेरी सिंपल, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में दे रहे हो तो खर्चा भी तो है, तो डिस्काउंट ऑन इशू और 2% डिवेंचर। ये तीनों कंडीशन बता दी, ठीक है जी। सेम अगला, अगर आप क्या दे रहे हो सर? अगर आप असेट्स प्लस लाइबिलिटी यानी रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हो, तो मैंने एंट्री बताई थी, सन्डी एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्डी लाइबिलिटीज और टू वेंडर। ऊपर कमी पड़ेगी तो गुडविल, नीचे पड़ेगी तो कैपिटल लेजर। अब सेम वही, अब वेंडर को आप डेबिट मारोगे, ये वाली लाइबिलिटी खत्म भी तो करनी है, तो उसको ऑब्वियसली बात है, अगर आप
कैश दे रहे हो, अगर आप देखो उसको कैश दे रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीपी दे रहे हो बिल्स पेबल तो टू बीपी, और कोई चेक वेक या बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो तो आपका टू बैंक। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग उसको डिवेंचर दे रहे हो तो परसेंटेज डिवेंचर, और अगर डिवेंचर प्रीमियम में दे रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे डिस्काउंट में दे रहे हो तो डेबिट हो जाता है आपका डिस्काउंट ऑन इशू, और पार में तो सिर्फ 2 ही एंट्री आती है, वेंडर और परसेंटेज डिवेंचर। भाई पल्ले पड़ रही है बात। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। एक मैंने एग्जाम्पल दे भी रखा है कि अगर आपको वेंडर को देने हैं 10 लाख रुपए, मतलब आपने कितने देने हैं, 10 लाख रुपए आपने वेंडर को देने हैं, ठीक है। मतलब आपने जिसका बिजनेस खरीदा आप उसको दे रहे हो 10 लाख रुपए, और कैसे कैसे दे रहे हो आप, 7 लाख रुपए के उसको दे रहे हो डिबेंचर्स, 6 लाख की फेस वैल्यू और 1 लाख का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो आपका 7 लाख का हो गया। बचा कितना सर, 3 लाख बच गया, क्योंकि आपने 10 लाख से क्रेडिट कर रखा है तो 10 लाख से डेबिट भी होना चाहिए, लाइबिलिटी 10 लाख से खत्म भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 7 लाख से खत्म हो रही है। बचा कितना, 3 लाख से यहाँ पे खत्म हो गई लाइबिलिटी। और वो 3 लाख रुपये आप दे कैसे रहे हो, 1 लाख रुपये आप उसको कैश नगद दे रहे हो, 1.5 लाख आप उसको बिल्स पेबल दे रहे हो, भाई तू ये बिल पकड़ ले, बाद में तेरे को जब पैसे आएंगे तो हम तेरे को दे देंगे, और 50,000 का आप उसको चेक दे रहे हो बना के। पल्ले पड़ गई बात। तो भाई ये होता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, ठीक है। इसके बाद आप डिबेंचर को एक और तरीके से इशू कर सकते हो, और वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, सुनना ध्यान से, क्या होता है, कंपनी है, उसने मान के चलो HDFC बैंक से लोन लिया, क्या लिया, लोन लिया, ध्यान से सुनना, लोन लिया, तो खुद सोचो, लोन लिया तो ऑन टेकिंग अ लोन, लोन लेने की एंट्री क्या करेगी कंपनी, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो इसके साथ क्लियर हुआ। मैंने तुम्हें इस चैप्टर की अभी शुरुआत में बताया था कि जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसकी एंट्री में बताऊंगा क्या होता है। उसकी एक ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करा, सर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। सर लाइबिलिटी भी तो बढ़ी है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई है, सर बढ़ी है ना, बिल्कुल बढ़ी है। तो हमने क्या करा, हमने टू बैंक लोन कर दिया, मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, बढ़ गई, ठीक है। अभी आगे सुनते जाओ। अब जब कंपनी ने लोन लिया तो ऑब्वियस ही बात है, फ्री फोकट में, फ्री फंड में तो बैंक लोन देगा नहीं कंपनी को। कंपनी को कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। मान के चलो कंपनी ने दिया अपना लैंड को सिक्योर करवा दिया, तो डिबेंचर्स वो जो लोन लिया वो सिक्योर लोन हो गया, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो सिक्योर लोन। और उसी सिक्योर लोन को ऑब्वियस बात है ना, कंपनी क्या रखती है, सिक्योरिटी देती है बैंक को, सिक्योरिटी बैंक ने दे दी अपनी, बैंक को दे दी कंपनी ने अपना लैंड, क्या दे दिया, लैंड दे दिया, बिल्डिंग कुछ भी दे दिया। तो उस सिक्योरिटी, जो सबसे पहली सिक्योरिटी दी जाती है उसे बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। अब मान के चलो कि जो कंपनी है, कंपनी ने प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी बैंक को, बट स्टिल बैंक इज़ नॉट सेटिस्फाइड। बैंक बोल रहा है यार ये लैंड मेरे को लग रहा है कि लैंड डिस्प्यूटेड है, या लैंड तेरी है, कंपनी को बोल रहा है बैंक वाला कि यार तेरी लैंड है कि नहीं है, मेरे को डाउट है। तो एक काम कर, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा ना मेरे को एक सिक्योरिटी और रखवा दे, कोई और सिक्योरिटी रखवा दे। तो अब इस केस में ऑब्वियस ही बात है, बैंक ने बोला है कंपनी को लोन भी चाहिए, तो कंपनी एडिशनल सिक्योरिटी रखवाती है। भाई टर्म सुनो ध्यान से, क्या रखवाती है, एडिशनल सिक्योरिटी। और उस एडिशनल सिक्योरिटी का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो प्राइमरी के बाद रखी जाती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी। और कंपनी जो सेकेंडरी सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर रखवाती है, वो रखवाती है डिवेंचर्स को। तुम डिवेंचर पकड़ लो, हमारे पहले पड़ गई बात, डिवेंचर रख लो। और अकाउंट्स के टर्म में ही उसको इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी बोला जाता है। तो यहीं से एक टॉपिक आता है, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आई बात समझ में, पहले पड़ गई बात। तो ये देखो, अब जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसकी एंट्री क्या होती है, भाई लोन की समझ में आ गई, ये होती है डिवेंचर की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले देखना है, ऑब्वियसली बात है, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, देखो पैसा आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ अ कैश। कंपनी अगर शेयर और डिवेंचर अगर इशू कर रही है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो कंपनी की बढ़ ही रही है, क्योंकि डिवेंचर इशू करना ही किसके इक्वल होता है, लोन लेने के इक्वल। तो भाई 9% डिवेंचर, मैंने तो कहीं यहाँ पे 9% हाइपोथेटिकल है, हाँ इसको सोचना मत कि 9% कहाँ से, मैंने 9% ही ले रखा है पूरे चैप्टर में समझाने के लिए, क्योंकि बेसिकली जो डिवेंचर के रेट होते हैं वो 9, 10, 11 और 12 के आसपास ही होते हैं, 9 से 12 के बीच में ही होता है, तो मैंने बेसिकली 9 ले रखा है। तो खुद सोचो, डिवेंचर कंपनी ने कैसे भी इशू करे, चाहे प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी, कोलेटरल, कैसे भी इशू करा, डिवेंचर इशू तो होगा है ना। जैसे डिवेंचर इशू होते हैं, टू डिवेंचर अकाउंट तो आएगा 2% डिवेंचर आएगा। बट खुद सोचो, डेबिट में क्या आना चाहिए, सर कैश तो नहीं आ सकता, क्योंकि डिवेंचर इशू करवाने के बदले तो बैंक के पास बैंक पैसा दे नहीं रहा,
बैंक जो है वो मेन पैसा दे रहा है सिक्योरिटी देने के बाद, जो प्राइमरी सिक्योरिटी लैंड देने के बाद, बट बैंक अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए, अपना रिस्क कम करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी मांग रहा है। ठीक है, तो पैसा तो उसके बदले आया नहीं, तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को वहाँ पे डेबिट कर देती है। क्या करती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देती है। आई बात समझ में। और बाद में अगर बैंक सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई हाँ अब मैं श्योर हूँ जो तूने ये लैंड रखवाई है ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये प्रॉपर लैंड है, तो बैंक चाहे तो वो डिवेंचर कंपनी को वापस कर देता है। जब वापस कर देता है तो जो कंपनी है इसकी क्या, इस एंट्री को क्या कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है, मतलब इसकी अपोजिट एंट्री पास कर देती है। अपोजिट एंट्री मतलब डिवेंचर कंपनी के पास आ गए ना तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो भाई कंपनी इसकी उल्टी एंट्री पास कर देती है कि 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। भाई पल्ले पड़ी बात, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है सर, तो इसकी आपको उल्टी एंट्री पास करनी है। ठीक, अब तुम्हारे पास बुक में देखना, यू हैव गिवन अ 2 मेथड। डिवेंचर को तुम इशू करते हो अगर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आपके पास 2 मेथड है, मेथड नंबर 1 और 2। मेथड नंबर 1 बोलती है जब कंपनी रिकॉर्ड करती है सिर्फ लैंड और सिर्फ लोन की अमाउंट को, कंपनी ने सिर्फ लोन लिया बैंक से, कंपनी सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना चाहती है, जो डिवेंचर को कंपनी ने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रखा है ना, उसकी एंट्री नहीं करना चाह रही कंपनी, तो सिर्फ लोन ही लोन की कर रही है, तो बैंक टू बैंक लोन हो जाएगा। और मेथड 2 भी सिंपल है, उसमें कंपनी रिकॉर्ड करती है लोन को भी और डिवेंचर दोनों को, तो लोन की एंट्री बैंक टू बैंक लोन और डिवेंचर को डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, सेम वही एंट्री। हाँ जी, हेलो भाई, जिंदा हो? ठीक है, तो ये आपकी मैंने डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दिया। ठीक है भाई, कौन कौन सा हुआ है हमारा इसमें थोड़ा देख लेते हैं। सर हमने ये कर लिया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब 3 छोटे छोटे टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं 5 और 6 वाली की। पहला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इसको मैं, यह तो सिंपल है, इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है करने जैसा। 1 मिनट, हाँ ये वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इजी ही है। डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये वाला हमने करवा दिया। अच्छा जी, चलो जी, अब जो हम अगला करेंगे यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पर देखो ये तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो फिक्स होता है। क्या होता है वो फिक्स होता है। तो इसमें हमको 2 चीज़ समझनी है। 2 चीज़ें क्या समझनी है सर? एक तो हम इसका समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब एंट्री क्या पास करते हैं हम, तो एक हम समझेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि आपको एंट्री क्या पास करनी है, और दूसरा हम समझेंगे इसकी कैलकुलेशन कि आप अमाउंट को निकालते कैसे हैं। ठीक है जी, तो इसको ऐसी फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं, समझ में इजीली आ जाएगा। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका याद रखना, एंट्रियां जो पास होती है वो क्वेश्चन में अगर बोले ना तो देखो 99% केस में जो इसकी एंट्री पास होती है, एंट्री टू बी पास्ड, ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार आपको एंट्री पास करनी होती है। मतलब जो मैं डिवेंचर के जो इंटरेस्ट की बात करूँ ना भाई, डिवेंचर के इंटरेस्ट जो होते हैं आपके वो आपको 6-6 महीने में पास करने होते हैं। ट्वाइस का मतलब बता रहा हूँ मैं, ट्वाइस का मतलब होता है एक बार आपको करना होता है सितंबर में यानी 30 सितंबर, और एक आपको करना होता है मार्च में यानी 31 मार्च को। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका 6 महीने और ये भी आपका विदिन 6 महीने, 2 बार आपको एंट्री पास करनी होती है। भाई गुस्सा भेजे में पहले पड़ी बात, तो आपको यही 2 बार एंट्री पास करनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन खुद से बोल दे कि आपको सिर्फ यही वाली एंट्री पास करनी है तो आप क्या मान के चलो, कंडीशन 2 हो सकती है। तो ये तो कंडीशन वो बोलेगा कि दोनों बार एंट्री पास करो, सितंबर वाली भी और मार्च वाली भी, तो ये दोनों बोल देगा। ये तो क्वेश्चन बोलेगा कि सितंबर वाली एंट्री पास मत करो, आप 31 मार्च वाली एंट्री पास करो। तो आप सिर्फ दिमाग में ये मान के चलोगे कि आपने जितना भी साल भर का आपका जितना भी साल भर का इंटरेस्ट अमाउंट है वो सब आप 12 के 12 महीने का
एक साथ 31 मार्च को दे रहे हो, तो आप पूरा का पूरा 12 का 12 महीने का 31 मार्च को दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 सितंबर को और 31 मार्च को 2 बार दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है अप्रैल से सितंबर आपके 6 मंथ वो आपने पहले दे दिया, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ वो आपने बाद में दे दिया। समझ में आ रही बात भाई? अमाउंट सिंपल है, तुम्हें अमाउंट निकालना ईजी हो जाएगा कि ईजी ही होता है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने से पहले हम समझेंगे एंट्रियाँ कैसे करी जाती है। इसकी एंट्री भी सिंपल है, एंट्री भी कोई बहुत बड़ा ऐसा इतना टफ नहीं है इसकी एंट्री वेंट्री सब कुछ, बट हाँ चलो जी शुरू करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो एंट्रियाँ कैसे पास करी जाती है, ध्यान से सुनना। एंट्री मैं सबसे पहले देखो, मैं दोनों डेट का बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 ही डेट है, तो दोनों बता देते हैं एक बार, इजी हो जाएगा। 30 सितंबर को आप एंट्री सबसे पहले क्या पास करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है सर? एक्सपेंस है, ऑब्वियसली बात है, खर्चे है ना आपका। तो भाई इस खर्चे को पहले डेबिट करो। खर्चे हमेशा क्या होते हैं सर? डेबिट होते हैं। तो ये आपने कर दिया, डेबिट हो गया। अगला आप किन को दोगे इनको? सर आप इन्हें दोगे डिवेंचर होल्डर्स को। सो डिवेंचर होल्डर आपकी लाइबिलिटी है, तो आपने कर दिया टू डिवेंचर होल्डर्स। और एक और यहाँ पे आप करते हो, जो डिवेंचर होल्डर्स है ना, इसके केस में आप टीडीएस भी देते हो। क्या देते हो? टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है वो तो आपके लिए खैर इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बट सिंपल सी बात है, इतना याद रखो कि आपको टीडीएस भी देना होता है। टीडीएस आपका पेएबल होता है, टीडीएस भी आपका पेएबल होता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन से मैं इसी में कराऊंगा, बट आपको पहले एंट्री पल्ले पढ़नी चाहिए। एंट्री क्या है? तो आपकी 2 लाइबिलिटी हो गई सर, एक एक्सपेंस है, 2 लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब इन 2 लाइबिलिटी को ख़त्म करोगे। हाँ जी बिल्कुल, तुम्हें समझ में आ ही चुका है। तो पहले लाइबिलिटी ख़त्म करोगे तो आप क्या करोगे सर? डिवेंचर होल्डर लाइबिलिटी ख़त्म कर दी हमने पहली वाली। चलिए जी इसको पैसा दो भाई इसको पैसा। मैं अपन नरेशन नहीं डाल रहा, नरेशन आप डाल सकते हो। पहले वाले में इंटरेस्ट ड्यू, अगले वाले में इंटरेस्ट पेड, ठीक है जी। ये हो गया आपका टू बैंक अकाउंट। और एक और आपकी तीसरी एंट्री पास होती है, जो आपने टीडीएस पेबल वाला लिखा है। देखो क्वेश्चन में अगर टीडीएस रेट क्वेश्चन में गिवन है, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में अगर टीडीएस रेट गिवन है तभी आपको टीडीएस वाली एंट्री करनी है, वरना टीडीएस वाली एंट्री वैसे 99% केस में तुम्हारे लिए नहीं है। आई थिंक वो एप्लीकेबल तुम्हारे लिए नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन दे दे। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स वाला सीन होता है ये। तो अगर ये आपको क्वेश्चन दे दे, स्पेसिफिकली दे दे क्वेश्चन, देन आपको इसकी एंट्री पास करनी है, अदरवाइज टीडीएस वाली एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने पास करी एंट्री कब सर? ये आपने पास करी 30 सितंबर को। तो भाई दिमाग में उठा लो, 3 एंट्री यही होंगी बस। और अगर टीडीएस नहीं है तो 2 ही एंट्री होंगी, तब तो ये वाली करने की जरूरत ही नहीं है। अगर टीडीएस नहीं है क्वेश्चन में दे रखा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और अगली एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 2 एंट्री में खत्म बात। भाई पल्ले पड़ गई बात। और सेम यही चीज़ आपको 31 मार्च को भी करनी होती है। व्हाट डिड आई से? मैंने बोला यही आपको 31 मार्च को भी करनी होती है। तो चलिए जी 31 मार्च को करनी होती है, तो इसको हटा देते हैं। हटाने क्या है, ये लो जी। तो ये आपको सेम 31 मार्च को भी यही एंट्री पास करनी होती है। 3 एंट्री तो यही होंगी, और ऑब्वियसली 3 एंट्री ये होंगी, बट अगर वह ये सेम टीडीएस नहीं होगा तो ये 3 भी नहीं होगी, 2 ही होंगी। बट 31 मार्च को आपका एक लास्ट एंट्री और पास करनी होती है, उसमें अलग कलर से लिखता हूँ। वो क्या होती है आप खुद सोचो। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो खर्चा है, खुद सोचो। आप 11वीं क्लास 11 से पढ़ रहे होंगे, जितने भी खर्चे होते हैं कहाँ जाते हैं? खर्चे और इनकम लास्ट में कहाँ जाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ, तो आप जितना भी आपका खर्चा होता है उसे कहाँ डालते हो? तो जो इंटरेस्ट आपने ऊपर डेबिट करा है ना, जो खर्चा है, उसे आप कहाँ ले जाते हो? उससे आप ले जाते हो अपने स्टेटमेंट। अब ऑब्वियसली बात है, कंपनीज़ की भाषा में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते नहीं है, हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सारा जो आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो ये आपकी एंट्रियाँ होती हैं भाई, यही एंट्री होती हैं बस। और टीडीएस क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो वो भी आपको उसकी भी एंट्री पास करने की नीड नहीं होती है। हाँ जी, इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है सर, तो ये हो गई आपकी एंट्री ख़त्म। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन भी सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं इंटरेस्ट अमाउंट निकालूँ, समझना है इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। देखो इंटरेस्ट निकालने की जो आपकी वो होती है क्या, सबसे पहले आपका आता है जो आपका डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू तुमने कितने में इशू करा। देखो इशू 3 कंडीशन में करा जाता है ना।
सर 3 कंडीशन में, हाँ 3 में तो होता है सर। पहला पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। हमें मतलब नहीं है इंटरेस्ट निकालते समय दिमाग में रखना है, हमें सिर्फ मतलब होता है फेस वैल्यू से। और फेस वैल्यू आपका जो होता है वो पार वाली सिचुएशन होती है भाई, जो फेस वैल्यू है वही तो होगा। तो फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है सर? फेस वैल्यू होता है आपका जो फेस वैल्यू है क्वेश्चन की, मतलब 10 या 100 डिवेंचर की, 100 या 10 ही तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन में ये 1000 भी हो सकती है, बट ये होती है 10 के मल्टीपल में, मतलब होती तो खैर किसी भी टर्म में है, बट 10 के मल्टीपल में याद रखने के लिए इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसे आता है। फेस वैल्यू जितनी होगी, देखो मैंने क्या बोला, फेस वैल्यू बोला, इशूड वैल्यू नहीं बोला। इशूड वैल्यूड में आपका प्रीमियम भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, मैंने फेस वैल्यू बोला। गलती से गलती मत कर देना, गलती से मिस्टेक मत कर देना भाई, सिंपल सी बात है। तो फेस वैल्यू जो है इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, जितने आपने डिवेंचर इशू करे उससे मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको परसेंटेज से, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, और वो आपका मैंने बता दिया डिवेंचर से पहले लिखा हुआ होता है, लिखा होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता, ठीक है यार। इनटू आपका होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल, टाइम पीरियड आपके 2 ही तो बनेंगे भाई, टाइम पीरियड आपके 2 ही बनेंगे। अगर आप 30 सितंबर को पे कर रहे हो, अगर आप देखो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड आपके बनेंगे ही, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला आपका जो बनेगा, देखो मैं 3 तरीके से बताता हूं आपको और ये इजी है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अगर आप पे कर रहे हो 30 सितंबर को, कब कर रहे हो? 30 सितंबर को पे कर रहे हो, या आप 31 मार्च को पे कर रहे हो, यानी हाफ ईयरली कर रहे हो। एक क्वेश्चन लैंग्वेज घुमा के दे सकता है, अगर वो हाफ ईयरली बोलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। तो ये दोनों कौन से हो गए आपके, कौन सी सिचुएशन हो गई भाई? सर हाफ ईयरली, तो क्वेश्चन हाफ ईयरली ऐसे देता है वो कि अगर हाफ ईयरली पे कर रहे हो तो आपको 2 बार एंट्री माननी है, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा सर? ऑब्वियसली बात है 6/12 हो जाएगा लास्ट में, और सेम इसमें 6/12 क्योंकि आप 6 महीने का कर रहे हो ना भाई, ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन दे दे 31 मार्च वाला और वो कब दे दे सर, ईयरली, या बोले वो एनुअली, तो आपको एक ही बार पे करना है, एक ही बार पे करना है ना। तो उस वाले केस में लास्ट में टाइम पीरियड क्या होगा सर? 12/12। वाह जी वाह, पहले पड़ी बात। तो ये आपका हमने क्या कर दिया, ये हमने आपका इंटरेस्ट वाला केस भी ख़त्म कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये तो होता है आपका पॉइंट नंबर 1। एक कैलकुलेशन और आपको पता होनी चाहिए सर, TDS कैसे निकाला जाता है, TDS की अमाउंट। तो देखो भाई, TDS आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज दिया होता है, ये दिया होता है आपका कुछ सर्टेन परसेंटेज, ये आपको निकालना किस में होता है? तो ध्यान रखना, ये निकालना होता है आपको किसका? ऑफ इंटरेस्ट का। वाह जी वाह सर, अब आई समझ में बात। इतना आपका क्वेश्चन में आपने ये आपका ये वाला जो इंटरेस्ट है, इसका कुछ परसेंट आपका TDS कटेगा। तो जैसे मैं बताता हूँ, देखो आपका मान के चलो, ध्यान से समझना, ये आपका मान लो है 1 लाख रुपीज़, कितना है? 1 लाख रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि TDS जो है आपका वो है 10%। तो मैंने किसका निकालना है 10%? सर इसका, डिवेंचर का नहीं, इंटरेस्ट का। किसका निकलता है हमेशा? इंटरेस्ट का निकलता है। तो इसका 10% कितना हो गया सर? 10,000 रुपये। तो बचा कितना? 90,000 रुपये। तो बस एट द एंड आपका इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख ही जा रहा है, बट वो जा रहा है 2 तरीके से। एक डिवेंचर को 90,000 डायरेक्ट, और उनका TDS भी कट रहा है। मतलब देखो, कहने को तो डिवेंचर होल्डर को पूरा का पूरा 1 लाख ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 90,000 डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, और जो 10,000 रुपये है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, और गवर्नमेंट बाद में मतलब टैक्स कट रहा है बेसिकली उनका। ऑब्वियसली देखो, डिवेंचर होल्डर के पास जब 1 लाख रुपये जाएंगे तो उसमें से टैक्स रेट कितना है सर? 10% है। तो इस 1 लाख जब डिवेंचर होल्डर के पास जाएंगे तो 1 लाख में से 10% यानी 10,000 रुपये डिवेंचर होल्डर देगा गवर्नमेंट को। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। इससे अच्छा जो कंपनी है वो जो 10,000 रुपये है वो डिवेंचर होल्डर को ना दे के डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही देती है 10,000 रुपये। तो एट द एंड डिवेंचर होल्डर को 90,000 रुपये नेट उसके खाते में आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो TDS रेट किसका होता है? परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर का नहीं, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वाला, ठीक है सर। डन, पहले पड़ गई बात, तो खत्म हो गया आपका इंटरेस्ट वाला भी। भाई इजी है, अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए सब हलवा है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा जी, चलो अभी इसी को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, कि आपके पास क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 टॉपिक रह जाएंगे बस, मतलब एक है जो इंपॉर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक तो बल्कि छोटा ही है। तो क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन है आपका कि आपका है AB लिमिटेड, सुनना ध्यान से, ये CBSE ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो उसने इशू करे, कंपनी ने इशू करे 8,000 डिबेंचर्स और वो है 9% डिबेंचर, मतलब इंटरेस्ट रेट है आपका 9%, ठीक है। और वो कंपनी ने इशू करे 1,000 ईच, मतलब फेस वैल्यू कितनी है सर 1,000 ईच है, ठीक है। और कंपनी ने उसको इशू कर रखा है, तो उसकी फेस वैल्यू हो गई, उसे कंपनी ने इशू करा डिस्काउंट में, डिस्काउंट ऑफ 6 रुपीज़, तो कंपनी ने उसको 6 रुपये में इशू करा। आगे बात समझ में, ठीक है सर, ओके ओके ओके। और कंपनी जो है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है, देखो ये क्वेश्चन खुद से बोलता है कि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली मतलब वही वाला कंडीशन, सितंबर और मार्च, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है सर, ये हो गया हाफ ईयरली। और क्वेश्चन ने बोला TDS भी आपका एप्लीकेबल है, TDS जो है वो है आपका 10%, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन छोटा है, जर्नलाइज करो, नाउ पास द एंट्री। देखो ऐसा क्वेश्चन देता है, अब तुम देख रहे होंगे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात नहीं बोल रखी है कि आपको इंस्टॉलमेंट वाली बात ही नहीं करी उसने कि एप्लीकेशन में कितना, अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल में कितना, फाइनल कॉल में कितना। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया था ये कौन सा वाला कोई केस होता है, इंस्टॉलमेंट नहीं तो लमसम वाला होगा। और लमसम में आपको क्या करनी होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री एक साथ करनी होती है। तो बस, तो आंसर कैसे लिखोगे आप भाई, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ फॉर्मेट के साथ, क्योंकि बिना फॉर्मेट के प्रैक्टिस मत करना, पहले बता दूँ, वरना पेपर में टाइम लग जाता है। जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना, ताकि हाथ उस अकॉर्डिंग सेट हुआ रहे आपका। डन, ये आप कुछ इस तरीके से करोगे, ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद सर ये आपका हो गया, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा डेबिट, क्रेडिट और LF लेजर फोलियो। तो बताओ भाई पहली एंट्री क्या होगी आपकी, सर पहली पैसा आया, बिल्कुल, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो है आपका 9% डिबेंचर, ठीक है सर। तो कितना आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब देखो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, पर मैंने बताया था जब आपका इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आता है, सारा लमसम में आता है, तो आपका अलॉटमेंट भी एक साथ ही लिखना होता है, तब हर कॉलों से मतलब नहीं होता हमको। सर हम ये 2 कॉल ही क्यों लिखते हैं, बता सकते हैं इसका रीज़न? सर रीज़न ये है कि जब एप्लीकेशन तो आपके पास रिसीव होगा ही होगा ना, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, जस्ट सर अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद का जो स्टेप होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो कंपनी की चॉइस होती है, बट एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपका कंपलसरी होता है, तो इसीलिए ये 2 हम लिखते हैं। सो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगली एंट्री, सर जो हमने ये 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा है, सॉरी क्रेडिट करा है, इसे डेबिट करके ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने बताया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, टेम्पररी होते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बताया डिस्काउंट भी इशू कर रखा है उसने भाई, 6 रुपये का डिस्काउंट भी दे रखा है, तो डिस्काउंट आपका लॉस है, तो डेबिट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो समझ ही नहीं, वो क्वेश्चन को भूल जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, ठीक। और कहाँ जाएगा ये पैसा सर, परसेंटेज डिबेंचर में, 2% डिबेंचर, ठीक है। सो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, तो आपका जो डिबेंचर का केस है, अगर इंटरेस्ट वो बोलते हैं ये इंटरेस्ट की एंट्री इग्नोर करो, तो हमारा ये 2 एंट्री में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, ये 2 एंट्री में ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। बात उसने क्या बोल रखा है, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सही आया है 6 मार्क्स में। वो बोलता है क्वेश्चन कि आपको एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन ने बोला कि दोनों एंट्री पास करो, है ना। तो ये तो हमने कर दी इशू ऑफ डिबेंचर वाली एंट्री, इसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट वाली एंट्री, तो आपको दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन के साथ चलना है। अगर वो इंटरेस्ट वाली एंट्री के लिए मना करता कि इसको पास मत करो, तो ये 2 एंट्री के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है सर। तो आओ, तो कितना पैसा रिसीव हुआ होगा आपको बता सकते हो सर? डिबेंचर आपने इशू करे 8,000, ये हो गया मल्टीप्लाई, सर कितना पैसा यहाँ पे कितना आना चाहिए बैंक में, उसको सोचो, बैंक में आपके पास उतना पैसा आता है जितना
से आप इशू करते हो तो 1000 रुपये तो फेस वैल्यू है, 1000 रुपये आपकी क्या है सर, 1000 रुपये तो फेस वैल्यू है, ठीक है। अब डिस्काउंट दे रहे हो 6 रुपये का, तो आप 994, आप 994 में इशू कर रहे हो ना। हाँ जी भाई, पहले पड़ी बात, 994 में तुम इशू कर रहे हो। बताओ जी कितने का कर रहे हो, क्या मैंने सही करा यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ मेरे को, क्या मैंने यहाँ पे सही करा या गलत करा, बताओ मेरे को भाई। कितना है, 6 रुपये आएगा 60 रुपये आएगा, मैं वही चेक कर रहा हूँ। तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ बोल रहे हो बस, है ना, ध्यान क्या है तुम्हारा भाई। उसने बोला 6% का डिस्काउंट, तो 1000 का 6% निकालो कितना आता है सर, 60 रुपये आता है। तो 1000 में से 60 को माइनस करो, कितना आता है तुम्हारा, 1000 में से 60 को माइनस करो तो भाई 940 आएगा ना, कितना आएगा 940, बस 940 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो अपने डिवेंचर से, 940 आ गया, ये आपका इशू हो गया। तो 940 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 1 2 3 और 4, 8 4 या 32 कैरी 3, 6 8 9 72 73 74 75, ये आएगा आपका 75,20,000। ठीक है भाई, ये आपका डन हो गया, डन डन डन। चलो जी, और आपने क्या करा, अब देखो सेम अगला भाई, ये क्रेडिट कर रखा तो यहाँ पे डेबिट करो इसे। डिस्काउंट कितने का दिया सर आपने, सर हमने दिया 8000 डिवेंचर थे, उसमें हमने दिया 60 रुपये का डिस्काउंट, तो कितना है आपका 8 6 जा 48, 4,80,000 रुपये का हमारा डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा सर फेस वैल्यू, तो 8000 इंटू 1000, सर 80 लाख रुपये। भाई आगे बात समझ में, तो ये हमारा डन हो गया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, सीबीएसई का क्वेश्चन है, मैं पहले लिख दूँ यहाँ पे, ये आपका सीबीएसई वाला क्वेश्चन है, ये पूछा था एक बार, ठीक। इसके बाद अब अगली एंट्री होगी हमारी किसकी, इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट में आप डेट डाल सकते हो, डेट है पहले हम करेंगे 30 सितंबर वाला, कब करेंगे 30 सितंबर। तो काम करते हैं, चलो एंट्री पास करो। तो क्या होगा सर, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है भाई, खर्चा है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करोगे, हाँ जी सर। और सर दो लाइबिलिटी है हमारी, एक तो टीडीएस वाली है, टीडीएस अकाउंट, और एक डिवेंचर होल्डर्स हैं, क्या है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट है। तो आपको तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, क्या लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये हो गया। अच्छा जी, अगली 4th एंट्री 30 तारीख को ही कर रहे हो आप, जो आपके डिवेंचर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स को आप डेबिट करोगे और पैसा दोगे उनको, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है ना आपसे, तो टू बैंक अकाउंट आएगा। बीइंग इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट दे दिया, आप लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगला आपका टीडीएस भी, देखो क्वेश्चन में अगर टीडीएस रेट नहीं दिया होता तो मैं टीडीएस वाली एंट्री पास ही नहीं करता, बट दे रखा है तो कर लेंगे पास। टू बैंक, सेम इसमें भी आएगा, टू बैंक अकाउंट, बीइंग टीडीएस, इसमें पेड में लिखना, इसमें लिखना डिपॉजिटेड, मैंने बताया था ये कहाँ जाता है, ये जाता है गवर्नमेंट अकाउंट में, तो लिख देना गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, पहले पड़ी बात क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और ये इंटरेस्ट की एंट्री आपने पास करी कब सर 30 सितंबर को, और यही आपको 31 मार्च को भी एंट्री पास करनी है, क्योंकि उसमें हाफ ईयरली लिखा है ना। तो ये देखो जी, तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक साथ ही लिख लेंगे। ये हो गया ये एंट्री पास। तो ये इसको हटा के यहाँ पे कर लेते हैं मार्च, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 31 मार्च। हो गया टीडीएस टू बैंक डिस टू डिस, ठीक है ना। चलो जी, ये हो गया। अब एंट्री क्या आएंगी, अमाउंट क्या आएगी सर, अमाउंट निकालने के लिए हमको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा भाई, दिखाना तो पड़ेगा। तो देखो जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WN वर्किंग नोट। मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया आपको, बताओ जी। सर आपने बताया जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स से, तो फेस वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है सर, वो तो ठीक है, और इनटू हमारा होता है टाइम पीरियड। तो खुद बताओ
टाइम पीरियड आपका 6/12 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। तो देखो फेस वैल्यू है सर 1000 रुपये, हाँ 1000 रुपये है, इनटू डिबेंचर्स कितने हैं सर? 8000 हैं, ठीक है, ये हो गया एक साथ। अगला सर इंटरेस्ट रेट है 9% और इनटू आएगा आपका 6/12। सॉल्व करो इसे सर, तो ये आता है 80 लाख। कितना आता है? 80 लाख इनटू इसका 9% तो 9/100। भाई मैथ तो इतनी आती है ना आपको। ये लो जी, सॉल्व करेंगे तो देखो 80 लाख का 9% होता है आपका 7,20,000 इनटू 6/12 करेंगे तो मतलब 6/12 मतलब आधा करना है ना इसको, तो 6/2 इसे काटोगे तो आपका आएगा 3,60,000। कितना आएगा? 3,60,000। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। ऐसे निकालते हैं अमाउंट को। भाई गुजरा भेजे में, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो देखो पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू मारा कितना? 3,60,000, ठीक। अब देखो इंटरेस्ट आपका सेम यहाँ पे 3,60,000 आ गया। अब देखो टीडीएस रेट है 10%। कितना है? 10%। तो टीडीएस निकालते कैसे हैं भाई? टीडीएस वर्किंग नोट नंबर 2 में आपका टीडीएस कैसे निकाला जाता है सर? परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना निकाला मैंने अभी सर? ऊपर देखो 3,60,000, उसका परसेंट बोला उसने 10% बोला ना, तो इसका 10% निकालोगे 3,60,000 का तो कितना आएगा? 36,000 आएगा। तो ये आपका हो गया टीडीएस। तो आपका टीडीएस है 36,000। तो बचा कितना? खुद सोचो ना, अगर ये आपका 10% है तो ये कितना होगा? 90% होगा ना। तो 36,000 का 90% निकाल लो, कितना आता है? 3,24,000 निकाल सकते हो ना। चलो जी, अब डिबेंचर कितने से क्रेडिट कर रखा है? 3,24,000 से। तो बस करो उसे सॉल्व। अगला भी सेम हुई, मार्च में तो आपको सेम एंट्री पास करनी है। तो 3 लाख, यार इंटरेस्ट तो आपका 3,60,000 है ना, 3,60,000 यहाँ पे आएगा, 3,24,000 यहाँ पे आएगा और 36,000 यहाँ पे आएगा। और डिबेंचर होल्डर आपको कितने से हो रहे हैं? 3,24,000 से, ये भी आपका 3,24,000 से और ये आपका 36,000 से। हो गया? अच्छा जी। अच्छा थोड़ा एंट्रियों का देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं है ना, ये आपका 6वीं, 7वीं और 8वीं हो जाएगी। ऊपर भी 5वीं हो गई तो ये 6वीं हो जाएगी, ये आपकी 7वीं एंट्री हो जाएगी और ये 8वीं एंट्री हो जाएगी, ठीक। और अगला एक एंट्री होगा, मैंने बताया था मार्च में आप 4 एंट्री पास करते हो और चौथी मैंने ब्लू से करवाई थी ये वाली, कि जो आपका इंटरेस्ट है उसका खर्चा भी तो हुआ है ना, तो खर्चे को राइट ऑफ करना होता है। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाली एंट्री को भी यहीं पे छोड़ो, इसको छोड़ो बस, इसको कराने से समझ में आ गया। इस एंट्री को कराने आपको अच्छे समझ में तब आएगी जब इसको यहीं पे छोड़ दो, इतनी जगह छोड़ दो, बस एक लास्ट एंट्री होनी है। तो ये करने के बाद मैं एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं पे खत्म हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस एंट्री को छोड़ो, ये एंट्री तुम्हें सब समझ में आएगी जब मैं अगला कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। मैं अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा राइट ऑफ वाला, राइट ऑफ लॉस, या मैं बोलूँ डिस्काउंट, या मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब सुनना, अब होता क्या है कि जब डिवेंचर इशू करते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो पहले खर्चे लिखेंगे, कौन कौन से वो खर्चे हैं। सबसे पहला आपका खर्चा है डिस्काउंट वाला। हाँ सर डिस्काउंट वाला तो है, जब डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू वाला है एक। सर अगला खर्चा बता सकते हैं? अगला खर्चा कौन सा हो सकता है सर? बताओ, सोचो भाई। सर अगला खर्चा जो हो सकता है वो होता है हमारा, मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट का खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला खर्चा। हाँ सर होता तो है ये वाला खर्चा भी। अगला खर्चा सर, अगला खर्चा कौन सा हो सकता है? वैसे बेसिकली मैं डिवेंचर्स के केस में बताऊँ आपको, तो डिवेंचर्स वाले केस में आपके पास ज़्यादा वो नहीं होते हैं क्या, ज़्यादा खर्चे नहीं होते। हालांकि खर्चे तो होते हैं, बट खर्चे अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं है। खर्चों के लिए अगर हम देखें तो देखो बेसिकली आपके पास 3 तरह के खर्चे ही आते हैं।
अगर मैं नॉर्मली देखूँ, नॉर्मली 3 ही होते, एक होता है डिस्काउंट में इशू करा तो खर्चा, इंटरेस्ट आपने दिया तो खर्चा, एक और होता है आपका, चलो ऐसे 4 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो चौथा होता है आपका, एक तीसरा और होता है लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको क्योंकि इसके बाद लास्ट टॉपिक वही रहेगा पूरे चैप्टर का, तो वो वाला मैं बता दूंगा आपको क्या है। और एक और होता है अदर्स। अदर में आपका क्वेश्चन में नहीं आता है, बट ठीक है पता होना चाहिए कि अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं तो ये अदर एक्सपेंसेस वाले होते हैं। अब सुनना ध्यान से, आपका पहले सबसे पहले डिस्काउंट का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, लॉस ऑन रिडम्पशन का खर्चा। देखो पहले तो आपको पता है डिबेंचर आपने डिस्काउंट में इशू करे, खर्चा है आपका, देखो सर खर्चा तो है, तो खर्चा एट देन जाता कहाँ है सर, एसओपीएल में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। इंटरेस्ट, दूसरा जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट वाला भी आपका एट द एंड जाता है एसओपीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और अदर एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो भी आपके एसओपीएल में जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस आते नहीं है, बट हाँ एक हेड पता होना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। मतलब ये जो 3 है ना लिखे हुए, दिस एंड दिस, इनके अलावा कोई और खर्चा आपको दिख रहा है तो अदर में आएगा, बट दिखता नहीं है, 12th में इतना ही काफ़ी है। ये बताता हूँ आपको, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हालांकि इसका अगला टॉपिक लास्ट वही है, बट आपको समझ में या मतलब पता होना चाहिए। देखो आपने मान के चलो डिवेंचर इशू करवाए, अब ऑब्वियस बात है ना 99% केस में डिवेंचर जो होते हैं वो होते हैं रिडीमेबल, आपको डिवेंचर को रिडीम करना होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आप क्या करते हो, खुद सोचो, आपकी कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट कब करेगी, इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्ट, या आपकी कंपनी में कंपनी पैसा कब लगाएगी, मतलब आप डिवेंचर किस केस में कर सकते हो, खुद सोचो। सर आप कर सकते हो जब आप लोगों को ये बोलो कि तुम हमारी कंपनी में 100 रुपये लगाओ और हम आपको देंगे 150 रुपये, भाई तभी तो लोग लगाएंगे। अब मान के चलो तुम कंपनी वाले बोल रहे हैं यार तुम 100 रुपये, पब्लिक को बोल तुम 100 रुपये दो और हम 100 रुपये तुमको वापस करेंगे, तो लोगों का क्या फ़ायदा। आज के टाइम पे हर कोई फ़ायदा देखता है अपना, तुम्हें ये बात पता होगी, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। तो लोग तभी तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, या लोग तुम्हारा तभी डिवेंचर को परचेस करेंगे, डिवेंचर तुम्हारे तभी लेंगे जब तुम उन्हें क्या, जब तुम रिडम्पशन के टाइम पे, मतलब जब तुम पैसा लौटाओगे डिवेंचर का, वो तुम ज़्यादा लौटाओगे, मोर देन योर इशूड वैल्यू। तुमने डिवेंचर इशू करे 100 रुपये में, तुमने बोला 100 रुपये तुम हमको दो, तो लोगों ने बोला भाई तो तुमने कितने साल के लिए, कंपनी बोलती है सर 5 साल के लिए लेते, 5 साल बाद हम डिवेंचर को रिडीम कर देंगे, डिवेंचर को वापस कर देंगे, मतलब तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस लौटा देंगे। तो लोग पूछेंगे, पब्लिक पूछेगी भाई कितने, हमको कितना रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी बोलती है यार 100 रुपये लगाओ, तुम 100 रुपये दे दो और हम तुम्हें देंगे 50 रुपये। कितना देंगे? 50। तो भाई 100 रुपये लोगों ने लगाए, खुद सोचो, 50 रुपये नहीं, 150 रुपये, हाँ 150 रुपये लोगों के पास गए रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है। तो कंपनी को नुकसान कितने का, मुझे ये बताओ। 100 रुपये आए थे तो 100 रुपये जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 100 से अगर कम जाते, 80 जाते, 90 जाते तो फ़ायदा था। लेकिन ऑब्वियसली बात है ना, खुद सोचो, तुमने पब्लिक से 100 रुपये लिए और तुम उनको दे रहे हो 80-90 रुपये, क्या कोई तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई, नुकसान लोग थोड़ी झेलेंगे, है ना। कंपनी क्या करती है, जब डिवेंचर कंपनी को प्रॉपर तरीके से इशू करवाने होते हैं तो कंपनी 99%, वैसे 100% केस में ही होता है ये, कि 100 रुपये में अगर कंपनी इशू कर रही है, यानी अगर उसका जो इशू है वो 100 है, तो कंपनी ना उसको 100 से ज़्यादा में ही उसको कंपनी रिडीम करती है। लेट से 150 में कंपनी उसे रिडीम कर रही है, मतलब वापस दे रही है। तो ये बताओ यहाँ पे जो डिफरेंशियल फिगर है वो 50 रुपये, तो ये क्या हो गया सर, कंपनी का लॉस हो गया। क्या हो गया लॉस। इसी लॉस का नाम ये है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। भाई पहले पड़ी बात, तो ऑब्वियस बात है, खुद सोचो जितने भी खर्चे हैं, ये सब चारों तुम्हारे खर्चे समझ में आ गए होंगे। सारे जो खर्चे हैं सब डेबिट होते हैं। क्या होते हैं तुम्हें पता है ना, खर्चों का नेचर क्या होता है सर, डेबिट। तो जितने भी खर्चे हैं सब एट द एंड आपके डेबिट ही होने वाले हैं डेबिट। बट क्वेश्चन है राइट ऑफ, आप इनको जितने भी खर्चे हैं सबको आपको राइट ऑफ करना है। यू है नीड टू राइट ऑफ ऑल द खर्चे। तो सारे खर्चे आप राइट ऑफ करोगे तो खुद सोचो, सारे के सारे जो खर्चे हैं, सारे के सारे खर्चों को आप कहाँ डालोगे सर, क्रेडिट साइड डालेंगे। कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड डालेंगे। और राइट ऑफ कहाँ से करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ आप खर्चों को राइट ऑफ कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला तो देखो, अब इसकी ऑब्वियसली बात है, आपको अमाउंट तो आपके पास क्वेश्चन में दी होगी, आपको इसकी करनी होती है अकाउंटिंग एंट्री पास। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इनका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सुनना ध्यान से,
ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या होगा, ऑब्वियसली बात है आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो खुद सोचो, आपने जब खर्चे रिकॉर्ड करे तो डेबिट करे, अब उनको राइट ऑफ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ। तो जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे खर्चे आप, एक ही एंट्री पास होती है इसकी यहाँ, सारे के सारे खर्चे आप क्या करते हो सर, आप सारे खर्चों को करते हो क्रेडिट। तो जितने भी खर्चे हैं सबको कर दो क्रेडिट। और बेसिकली 4 ही खर्चे मैंने बताए। मैंने पहले बताया डिस्काउंट, फिर बताया लॉस, फिर बताया इंटरेस्ट, और फिर मैंने बताया अदर। ये चारों बताए ना, इन चारों को आप करते हो क्रेडिट। क्या करते हो, क्रेडिट। सर डेबिट में क्या करोगे, तो याद रखना आपके पास तरीके होते हैं। सबसे पहले आप डेबिट करते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, मतलब वहाँ से अपने जो पैसा है उसकी भरपाई कर लेते हो। कहाँ से करते हो सर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है। अगला आप फिर करते हो आपका जर्नल रिजर्व से। कहाँ से भाई, जर्नल रिजर्व से। अगला आप करते हो फिर अपना कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व। और ये आप तभी करते हो जब क्वेश्चन में इनकी अमाउंट गिवन हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना तो लास्ट आपका बचता है SOPL। तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ये आपका लास्ट बचता है SOPL। ये एज अ बैलेंसिंग फिगर काम करता है कि अगर मान के चलो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ना SPR है, ना तो ये है, ना जनरल रिजर्व है, ना कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं है आपके पास क्वेश्चन में, तो लास्ट आपको डेबिट करना क्या पड़ेगा, SOPL ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये होती है आपकी इकलौती एंट्री इनको राइट ऑफ करने की। जैसे मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल समझना, एग्जांपल तो क्या, अमाउंट डाल देता हूँ सीधा। आपके पास डिस्काउंट का लॉस है 2 लाख का, ठीक है जी। डिस्काउंट वाला है आपका एक खर्चा हो गया। अच्छा, 4 लाख का आपका ये एक लॉस हो गया। इंटरेस्ट आप मान के चलो 3 लाख का है, और कुछ अदर खर्चे हैं आपके पास 10 लाख के। तो टोटल खर्चे कितने हुए आपके पास सर, देखो 10 3 13 और 2 15 और 4 19, आपके पास 19 लाख के खर्चे हो गए। आपको यहाँ से डेबिट करना है। अब मान के चलो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ रखा है सिर्फ 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख यहाँ से डेबिट कर दिया आपने, ठीक है। सर 2 लाख रुपए का आपके पास जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है। अच्छा, 1 लाख का आपके पास ये भी पड़ रखा है कैपिटल रिजर्व। तो बचा कितना सर, हम कितना बचा बताओ, तो जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, कितना बचा। 10 और 2 12 13 माइनस 19 6 लाख होता है। तो 6 लाख रुपए का जो आपका बाइफर्केशन, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो 6 लाख का जो आपका राइट ऑफ होगा वो SOPL से होगा। समझ में आ गई बात। मान के चलो, अच्छा एक और एग्जांपल, थोड़ा सा इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलते हैं। खर्चे आपके वही 10 लाख के हैं, ठीक है, और आपके पास ना भाई सिक्योरिटी प्रीमियम भारी भरकम है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मान के चलो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 19 लाख का ही है, जितने खर्चे उतना ही आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ऑब्वियसली खर्चे आपके सारे राइट ऑफ हो गए ना, तो आपको डेबिट में सिर्फ यही करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तब आपका इसी से काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, मैं क्वेश्चन समझाना क्या चाह रहा हूँ बस। या अगर मान के चलो आपके पास ये सिर्फ 18 लाख का है, तो 1 लाख की कमी पड़ी, 1 लाख का आपके पास मान के जो जनरल रिजर्व है तो वहाँ से कर दो। तो ये दोनों जो है इनकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। या अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास मान के चलो ये आपके पास 17 लाख का, तो कितनी कमी पड़ रही है, अभी 1 की कमी पड़ रही है, तो आपका 1 लाख यहाँ से हो जाएगा। तब SOPL मानने की जरूरत नहीं है, वाली एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन तीनों से आपका राइट ऑफ हो गया ना, तो बस ठीक है, पहली बड़ी बात। तो ये आपका हो गया कौन सा वाला सर, राइट ऑफ। अब यही कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म, आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो मैं कराऊंगा, बट उससे पहले जो मैंने आपको जो एंट्रीज छुड़वाई थी लास्ट वाली, उसकी तरफ थोड़ा मूव ऑन करते हैं। तो ये थी, तो मैंने बताया था जो मार्च में हम चौथी एंट्री पास करते हैं यार, मार्च में, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा ना, 31 मार्च को ये वाला थोड़ी आएगा। 31 मार्च को तो आप ड्यू आ रहोगे ना पहले, तो ये आपको 31 मार्च को आएगा। चलो जी ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है जी, चलो तो ये हो गई। तो चौथी एंट्री क्या होगी सर, चौथी एंट्री जो लास्ट वाली जो एंट्री होगी उसमें ना साल के लास्ट में, ये सब साल के लास्ट में होता है। ये जो राइट ऑफ वाला होता है ना, ये बताऊँ आपको मैं ये कब होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये होता है आपका हमेशा ईयर एंड में, ये होता है आपका ईयर एंड में। तो ईयर एंड कब होता है आपका, मार्च में ऑब्वियसली। तो मार्च में हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पे खुद देखो हमारे खर्चे कौन कौन से हैं, आपको उन खर्चों को क्रेडिट करना है। ऑब्वियसली आपने डेबिट करोगे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। सर एक खर्चा हमारा ये वाला है, ये खर्चा देखो डिस्काउंट वाला आ गया, आप एक खर्चा इसको करोगे क्रेडिट। अच्छा, और एक खर्चा इंटरेस्ट वाला है हमारा, ये इंटरेस्ट वाला, इसको करोगे आप क्रेडिट, ठीक है। तो आओ, तो हम करेंगे पहले 2 इंटरेस्ट, ऐसे आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। 2 इंटरेस्ट और फिर आपका आएगा 2 डिस्काउंट आएगा। तो
तो ये आपका आ गया। कितने से आएगा सर? इंटरेस्ट पूरा आएगा, पूरा आएगा इंटरेस्ट, पूरे साल का ही आएगा ना। तो कितना आएगा? 3,60,000 पहले था, 3,60,000 बाद में हो गया, तो 7,20,000 हो गया। ये देखो ना, हमने अमाउंट तो निकाली है। ये देखो 3,60,000, ये हाफ ईयरली का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7,20,000 आएगा आपका, आएगा ना, क्योंकि आपने 2 बार खर्चे को रिकॉर्ड कर रखा है। सर एक बार आपने करा ये वाला 3,60,000 और एक बार करा आपने ये, तो 3,60,000 3,60,000 7,20,000, ठीक। तो डिस्काउंट भी तो था आपका, डिस्काउंट का है आपका 4,80,000, तो यहाँ पे लिखो 4,80,000। अब क्वेश्चन में खुद देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन में आपके पास ये देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे तो आपके पास कहीं पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व को दे नहीं रखा। और क्वेश्चन और एंट्री पास करते हुए भी दिमाग में रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, आपको अपने आंसर में चेक करना है। आपको आंसर में चेक भी करना है कि कहीं आपने क्वेश्चन के बाद आपने आंसर में कहीं कोई रिजर्व बनाया तो नहीं। आपके मान के चलो आपने कोई कैपिटल रिजर्व बना दिया, वैसे कैपिटल रिजर्व बनता नहीं है, अन्ना जनरल रिजर्व बनता है, वो क्वेश्चन में दिया होता है। देखो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका बनता है, और कब बनता है? जब इशू करते हैं। कब सर? इशू करते हो आप प्रीमियम में, तभी तो बनेगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो वहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो। बट यहाँ पे तो उसने कुछ दिया नहीं है, तो ठीक है। तो मैंने जो बताया था, कुछ नहीं दिया होता है तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। सर SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई। कितने से आएगा? तो 7,00,000 8,000 12,00,000 रुपये से, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका राइट ऑफ, सारा कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, और अगर मैं ऊपर चलूँ, कहाँ है वो लिस्ट कहाँ गया? अरे ये देखो, तो ये सारा हो गया हमारा। ये लास्ट बचा रखा है, ये रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बताता हूँ, हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस दिस। अब मैं इसको लिखता हूँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आप लोगों ने 11th में कॉन्सेप्ट छोड़ो, प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अकाउंट्स का प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म पढ़ा है। कंजर्वेटिज्म, इसको बोलते हैं प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस। वो क्या बोलता है? वो प्रिंसिपल ये बोलता है, अगर बताऊँ, ये जो आपका बेस्ड होता है, ये होता है कंजर्वेटिज्म में एक प्रिंसिपल होता है, हमें लगता है तुमने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं प्रूडेंस। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, याद करो, मैं बताता हूँ। अगर वैसे तुम्हें, मुझे पता है तुम तो सब महान हो, सबके सब भूल गए होंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको अगर आने वाले फ्यूचर में कोई फ़ायदा होने वाला है, आपको अगर फ्यूचर डेट में कोई फ़ायदा होने वाला है, तो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको उसे रिकॉर्ड तब करना है जब वो फ़ायदा आपको हो जाता है, ठीक है भाई, पहले बड़ी बात। लेकिन इसी प्रिंसिपल में आगे ये बात बोली गई है कि अगर आपको आने वाले फ्यूचर में कोई फ़ायदा होता है तो यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड दैट फ़ायदा, बट अगर आपको आने वाले फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला होता है, कोई एक्सपेंस होने वाला होता है, कोई नुकसान होने वाला होता है, उसको आपको अभी रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंट टाइम में उसको रिकॉर्ड करना है। ये बोलता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये बोलता है, क्या बोलता है कि अपने फ्यूचर में होने वाले खर्चों को रिकॉर्ड करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली जो इनकम है, जो फ़ायदा है, उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोलूँ मैं इसी प्रिंसिपल की वजह से ही आपका ये कॉन्सेप्ट बना है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। खुद सोचो, आपने आज डिबेंचर इशू करे, चाहे पार में करो, प्रीमियम में करो या डिस्काउंट में करो। देखो, अगर पार में कर रहे हो तो ना फ़ायदा है ना नुकसान है, अगर प्रीमियम में कर रहे हो तो आपके पास फ़ायदा है, अगर डिस्काउंट में कर रहे हो तो नुकसान है, कर रहे हो ना। तो ये 3 कंडीशन पे इफ़ यू आर इशूइंग योर डिबेंचर्स, वेदर इट इज़ पार, वेदर इट इज़ प्रीमियम और वेदर इट इज़ डिस्काउंट, तो आपको अकॉर्डिंगली फ़ायदा नुकसान होगा। बट अब भी लेकिन आप खुद सोचो, डिबेंचर तो रिडीमेबल होते हैं, मतलब एट द एंड आपको पे तो करना ही करने, 10 साल 5 साल बाद आपको पे करने। तो जब पे करोगे तो खुद सोचो, पे करोगे तो आप सिर्फ 2 कंडीशन में ही पे कर सकते हो, या तो आप पार में पे करोगे, मतलब जितने में लिया उतने में ही करो, उतने ही वापस दे दो, अब तो एग्रीमेंट में लिखा होता है बेसिकली, और या तो फिर आपको ज़्यादा देने होते हैं पर कम आप दे नहीं सकते। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे इशू में आपके 3 कंडीशन बनते हैं, पार, प्रीमियम और
डिस्काउंट। सेम ऐसे ही हम आज ही बैठे बैठे कंपनी ये सोच लेती है कि भाई यार आज से ना, चलो मान के चलो 5 साल के डिवेंचर इशू करती है, तो यार 5 साल बाद आपका कंपनी को नुकसान तो होगा, क्योंकि भाई सारे डिबेंचर जितने भी इशू होते हैं, मैं पहले बता दूं, प्रैक्टिकल केस में सबके सब आपके जो होते हैं वो होते हैं प्रीमियम में रिडीम करने होते हैं। मतलब आज वही ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपये में आपने इशू करा तो 100 से ज़्यादा ही आपको देने पड़ेंगे। तो जितने आप ज़्यादा दे रहे हो वो आपका लॉस हो गया ना, यानी नुकसान हो गया। और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है, नुकसान को अभी रिकॉर्ड कर दो। तो उसी रिकॉर्ड करने की वजह से आपको क्या होता है, एंट्री अभी पास करनी होती है। तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या पास होती है भाई, पहले क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड समझ में आया, सॉरी कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड समझ में आया कि कॉन्सेप्ट बना कैसे, ठीक है भाई। तो जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो रिकॉर्ड करते कैसे हो, ध्यान से सुनना। रिकॉर्ड आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, एक तो इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ इशू के पर्सपेक्टिव से, किससे, इशू से, और दूसरा होगा रिडम्पशन से। तो इशू में देखो, आप इशू कितने तरीके से कर सकते हो, टेल मी सर। वी हैव 3 चॉइसेस। पहला है आपका पार, अगला है आपका प्रीमियम, और अगला है आपका डिस्काउंट। यही है, ठीक है। बट सर रिडीम, जो रिडम्पशन है मतलब रिडीम है, उसे कितने तरीके से कर सकते हो सर? हम कर सकते हैं उसको, देखो किताब में, मैं किताब के भरोसे नहीं हूँ। किताब में हो सकता है कि रिडीम आप डिस्काउंट में भी करवा दो, रिडीम आप डिस्काउंट में करवा दो, बट वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो क्वेश्चन आता भी नहीं है उसका। ये तो आप रिडीम करोगे पार में या रिडीम करोगे प्रीमियम में, बस यही करोगे ना। तो हमें समझना क्या है, सर समझना एक बात को है, इशू वाला हम सब समझ चुके हैं क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, ये आप समझ चुके हो, ये तो आपके लिए डन है। और एक बात और बताऊं, जब रिडीम करते हो डिवेंचर को पार में तो भी आप समझ चुके हो उसको। क्यों? क्योंकि जब आप इशू करते हो किसी भी डिवेंचर को, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रिडीम आप कैसे कर रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन था, ये था ना क्वेश्चन, इसमें साइलेंट था कि आप इसमें रिडम्पशन की कोई बात ही नहीं कर रही है, यानी क्वेश्चन रिडम्पशन को लेके साइलेंट है। तो हमेशा और हमेशा ये एज्यूम करा जाता है कि जो रिडम्पशन है वो पार में हो रहा है। किस में हो रहा है? पार में। सेम वैसे ही अगर क्वेश्चन ने लिखा नहीं है कि इशू कब हो रहा है, तो आप क्या मान के चलते हो? सर हम ये मान के चलते हैं कि जो इशू हो रहा है वो हो रहा होता है पार में। सेम ऐसे रिडीम के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज अज्यूम दैट कि जो रिडम्पशन है वो पार में हो रहा है। तो जैसे आप इशू के टाइम पे एंट्री पास करते हो पार के टाइम पे, जैसे प्रीमियम में एंट्री पास करते हो, जो डिस्काउंट में करते हो ना, वही आपको एंट्री पास करनी है बस। और वही एंट्री आपकी रिडम्पशन के इक्वल होती है पार में। जब आप रिडीम कर रहे होते हो ना पार में, तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी होती, दिमाग में बैठा लो, एक्स्ट्रा एंट्री करनी ही नहीं है। जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, वो चाहे आप पार में करो डिवेंचर को इशू, या प्रीमियम में करो या डिस्काउंट में करो, आपको रिडीम अगर साइलेंट है तो पार के इक्वल मानना है, और नो एक्स्ट्रा एंट्री टू पास। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि in this case no extra entry need to be pass, कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास ही नहीं करनी है, is needed to be pass। आपको मैं पहले बता दूं, कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। बट इन केस ऑफ प्रीमियम, हाँ इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ, एक काम करता हूँ इसको, काफ़ी मैंने इसको यहाँ लिखते हैं इसको भाई, ठीक है जी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। किसके केस में? पार वाले केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, लेकिन प्रीमियम के केस में आपको देखो एक्स्ट्रा तो करना होता है। मतलब प्रीमियम में आपको एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होती है। और अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसी को बता दूँ, इन दिस केस एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करनी होती है बस। भाई गुस्सा भेजे में, तो खुद सोचो, जिसमें एंट्री पास नहीं करनी है उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, लेकिन जिसमें एंट्री पास करनी है वो क्या होगा? तो एंट्री पास क्या होगी, सुनो ध्यान से सुनना, लास्ट है फिर ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप पार में इशू करो, चाहे प्रीमियम में करो या डिस्काउंट में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अगर खुद से बोल दे कि आपने इशू कर रखा है मान के चलो पार में, और आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम में, तो एंट्री क्या पास होगी? सोचो, मैं पहले बताता हूँ जो आपकी हमेशा एंट्री जो पास होगी ना। अच्छा मैं पहले थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कि तरीका, कि आपको जो एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है वो आपको करनी है कहाँ पे? सर जो सेकंड नंबर वाली एंट्री होती है, सर सेकंड वाली कौन सी होती है?
सर याद करो, ये आपका बिल्कुल एकदम, मैं बोलता हूँ ये मंत्र है आपका, ये वाला। सेकंड एंट्री में आपको एंट्री पास करनी है। सर सेकंड कौन सी? आओ जी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन समझाते हैं। सेकंड एंट्री बताओ कौन सी होती होगी? सर यही तो होती है कि जब हम अमाउंट को एप्लीकेशन से हटा के ट्रांसफ़र कर लेते हैं अकाउंट में, भाई करते हैं, तो ये होती है सेकंड एंट्री। इसमें आपको सारा गेम करना होता है इस वाली में, इसलिए इसको मैं मतलब ये वाला होता है, इसमें आपको सारी एंट्री पास करनी होती है और किसी में नहीं करनी होती, सेकंड नंबर वाली एंट्री में पास करनी होती है। और सेकंड नंबर वाली एंट्री में पास करनी क्या होती है, क्या करनी होती है पास? सुनो ध्यान से, सेकंड नंबर एंट्री में आपको पास क्या करना है? आपको जो एंट्री पास करनी है वो दो पर्सपेक्टिव में करनी है। एक तो आपको डेबिट करना है, एक चीज़ को क्रेडिट करना है। तो खुद सोचो सर, डेबिट क्या होगा? मैं पूरी एंट्री नहीं बताऊंगा, बट समझो सर, हम प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा है वो नुकसान है। सर नुकसान है तो डेबिट में क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में? आप इसको डेबिट कर दो, खर्चा है ना एक तरीके से। अच्छा सर क्रेडिट क्या करोगे? खुद सोचो भाई, जो तुम आज से 10 साल 20 साल बाद डिबेंचर को रिडीम करोगे, क्या आज कर रहे हो क्या उसको रिडीम? सर कितने टाइम बात कर रहे हो? सर हम उसे 5 साल बात कर रहे हैं, तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी बन गई, इसीलिए हम उसे कर रहे होते हैं क्रेडिट। पहले एस्पेक्ट समझ में आया कि क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, समझ में आया? ठीक है, तो क्रेडिट, आप क्रेडिट में आप लिखते हो प्रीमियम, आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो आप लिखते हो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ इज दैट क्लियर? वेरी गुड। पहले बड़ी बात, जो सेकंड नंबर वाली एंट्री होती है ना भाई, उसमें हमको डेबिट दोनों चीज़ लिखनी होती है, दोनों, क्योंकि आपको खर्चा भी हो गया, मतलब खर्चा आपने अपनी रिकॉर्ड कर दिया और अपनी लाइबिलिटी भी आपने अपनी रिकॉर्ड कर दी। आई बात समझ में? जैसे अगर मैं बताऊँ, पहले एंट्री समझ में आ गई। ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर बोलता है कि आपने इशू कर रखा है डिस्काउंट में, किस में कर रखा है? डिस्काउंट में इशू, तो एंट्री ऐसी रहेगी। साथ में साथ क्वेश्चन बोल दे कि आप रिडीम कर रहे हो इसको प्रीमियम में, किसमें? प्रीमियम में, तो आप एंट्री तो ऐसी रहेगी, आप क्रेडिट कर दोगे, वही मैंने जो बताया अभी। पहले आप प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वाला, प्रीमियम पेबल, इसको आप क्रेडिट करोगे, और डेबिट आप एक और चीज़ करोगे। अच्छा ऊपर कर लेता हूँ, डेबिट आप क्या करोगे? सर आपका जो लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन डिस्काउंट, तो आपको सॉरी लॉस ऑन डिस्काउंट, लॉस ऑन रिडम्पशन। आई बस समझ में? तो ऐसे आपको दिखाना होता है। पहले पड़ गई बात, बस ख़त्म। बाकी रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही था बस। इसके ऊपर जो है वो आपका सीबीएसई में तो खैर वो एप्लीकेबल नहीं है, वो चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो चैप्टर हट रखा है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपनीज अकाउंट्स, आवर कॉर्पोरेट अकाउंट्स इन अ वेरी गुड मैनर। तो ये मैंने अच्छे से बता दिया, डिबेंचर पूरा खत्म हो गया, शेयर्स हम पहले खत्म कर चुके थे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिबेंचर्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे सारे क्लियर करेंगे। डन? ओके, थैंक यू।